हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा उत्तर प्रदेश राज्य के करंट अफेयर जनवरी से लेकर जून तक के। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एमएलएज लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड। एमएलएज लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड क्या होता है? आपने एमपी लैड्स स्कीम सुनी होगी, वैसे ही एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड होता है। इसमें जो एक एमएलए है उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में विकास कार्यों के लिए पहले 3 करोड़ रुपए दिया जाता था। अब कितना दिया जाएगा? तो योगी आदित्यनाथ ने इसको बढ़ाकर अब 5 करोड़ कर दिया है। तो यूपी में हर विधानसभा क्षेत्र में जो एमएलए विधायक है वहाँ का, उसको 5 करोड़ रुपए मिलेंगे जिससे वो वहाँ का विकास कर सके। ये हर साल मिलेंगे 5 करोड़, यानी एनुअल होता है ये। और जो एमपी को मिलता है उसको बोलते हैं एमपी लैड्स, और जो एमएलए को मिलता है उसको बोलते हैं एमएलए लैड्स। ये क्लियर है? यानी 2 करोड़ रुपए से बढ़ा दिया है। पहले 3 करोड़ था, अब 5 करोड़ है। एक समय 2 करोड़ था, फिर फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको बढ़ा के 3 करोड़ किया था और अब उसे 5 करोड़ कर दिया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जहां पर एमपीएल 58वां सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप खेला गया? यानी सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप यूपी में, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये कानपुर में हुआ। तो आंसर है कानपुर। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। और ये तो पुरुषों वाला है। अगर पूछें महिलाओं वाला जो चेस चैंपियनशिप है, नेशनल चेस चैंपियनशिप, वो कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा भुवनेश्वर। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप हुआ और पुरुषों वाला कानपुर में हुआ। कानपुर में एक गंगा क्लब है, वहां पर यह हुआ। तो किसने जीता? 18 साल के अर्जुन एरिगासी, ये बने हैं नेशनल चैंपियन। अर्जुन एरिगासी। उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसके चुनाव कितने चरणों में इस बार हुए थे? कितने फेजेस में हुए थे, ये आपको बताना है। याद रखिए, इस बार जो चुनाव हुए थे वो 7 फेजेस में हुए थे। तो आंसर है 7 फेजेस। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पहला चरण जो हुआ था 10 फरवरी को हुआ था और 7 मार्च को आखिरी था, और 10 मार्च को रिजल्ट आ ही गए। अच्छा, यूपी में कितनी विधानसभा सीट है? 403। 403 लेजिस्लेटिव असेंबली हैं यूपी में, यानी कि आपको 202 सीट चाहिए अगर आपको सरकार बनानी है। और इस बार बीजेपी ने 255 सीट जीती हैं टोटल। ठीक है, 255 सीट बीजेपी ने जीती और काफ़ी अच्छे बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई है। अभी अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पल्स पोलियो अभियान, उसका शिलान्यास किया, उसको लॉन्च किया। तो ये कहाँ से किया? यूपी में कहाँ से इसकी शुरुआत की गई? तो याद रखिए, इसकी शुरुआत गोरखपुर से की गई। आंसर है गोरखपुर। हमारा इसमें ये हमारी कोशिश रहती है कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको पोलियो की खुराक पिलाई जाए, उनको पोलियो से बचाया जाए। पोलियो जो है वो पोलियो वायरस से फैलता है, और भारत में 2 अक्टूबर 1994 को हमने पोलियो वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस की थी। WHO ने हमारा साथ दिया था इसके अंदर, और 1 हफ्ते तक ये अभियान चला। इसमें उत्तर प्रदेश में 3.8 करोड़ जो बच्चे हैं 5 साल तक के, उन्हें पल्स पोलियो की जो ड्रॉप्स हैं वो पिलाई गई। 1 लाख से ज़्यादा बूथ बनाए गए थे जहाँ पे पोलियो की दवाएं पिलाई गई, और 76,000 मोबाइल टीम्स भी इसके लिए बनाई गई थी। ठीक है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि 2012 से अब तक उत्तर प्रदेश में पोलियो का एक भी सिंगल केस नहीं मिला है। तो यही बताता है कि हमारा जो वैक्सीनेशन है वो कितना ज़्यादा पुरजोर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो चुनाव हैं वो कौन सी असेंबली सीट से लड़े थे? तो याद रखिए, गोरखपुर अर्बन जो सीट है वहाँ से ये लड़े थे, और 1 लाख से ज़्यादा वोट से इन्होंने जीत हासिल की। इससे पहले ये 5 बार सांसद भी रह चुके हैं। इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। पिछली बार तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर बने थे, विधान परिषद के मेंबर बने थे और तब सीएम बने थे। लेकिन इस बार इन्होंने गोरखपुर अर्बन से चुनाव जीता, और ये इनका होम सिटी है गोरखपुर। गोरखपुर जो मठ है जिसके ये महंत थे एक समय, तो ये गोरखपुर में लोकेटेड है। और गोरखपुर लोकसभा सीट 1998 से लेकर 2017 जब तक ये मुख्यमंत्री बने तब तक ये लगातार इन्होंने रिप्रेजेंट की थी गोरखपुर लोकसभा सीट। और योगी आदित्यनाथ जो हैं
ये पहले मुख्यमंत्री हैं पिछले 2 दशकों में जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं थे, बल्कि जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के थे, और इस बार ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बने हैं। तो पिछले 20 साल में उत्तर प्रदेश का जो भी मुख्यमंत्री बना है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से ही आया है, ना कि लेजिस्लेटिव असेंबली से, यानी विधान परिषद से ही आया है ज़्यादातर पिछले 2 दशकों में, 20 सालों में। और आखिरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई अगर ऐसे थे जिन्होंने चुनाव लड़के जीता था और फिर वो मुख्यमंत्री बने थे, तो वो मुलायम सिंह यादव 2003 में जो गन्नौर की सीट है वहाँ से ये चुनाव लड़े थे। उसके बाद से किसी ने भी चुनाव नहीं लड़ा और वो हमेशा से लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू ही वो मुख्यमंत्री बनते आए। क्लियर? और पिछले 37 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीजेपी या किसी भी यूपी में कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री बन पाया या सरकार रिपीट हो पाई। तो ये एक तरह से ऐतिहासिक जीत मानी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में अपनी शपथ ली। तो आपको बताना है ये स्टेडियम यूपी में कहाँ पर है। ये स्टेडियम यूपी में लखनऊ में है, एकाना स्टेडियम। इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया था। कोई डाउट? और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। उप मुख्यमंत्री हैं यूपी के केपी मौर्य और ब्रजेश पाठक। और बीजेपी ने जो एनडीए है, बीजेपी की सीट तो मैंने आपको बता दी। एनडीए को कितनी सीट मिली अगर ये पूछें तो 274, 403 में से एनडीए, बीजेपी और उनके घटक दल यानी जो एलाइज हैं उनको मिला के एनडीए बोलते हैं, तो उनको 274 सीट मिली। अभी अभी गोरखपुर से वाराणसी तक पहली बार डायरेक्ट फ्लाइट रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान योजना के तहत चलाई जा रही है। गोरखपुर से वाराणसी तक डायरेक्ट फ्लाइट अब अवेलेबल होगी। ये कौन सी एयरलाइन कंपनी चला रही है? तो ये चला रही है स्पाइस जेट कंपनी। स्पाइस जेट कंपनी के ओनर हैं अजय सिंह। अजय सिंह। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश में अब टोटल 9 एयरपोर्ट हैं और उत्तर प्रदेश में अब 7 एयरपोर्ट और बनेंगे। ये कौन से होंगे? तो सहारनपुर में बनेगा, मुरादाबाद में बनेगा, अलीगढ़ में बनेगा, आजमगढ़ में बनेगा, श्रावस्ती में बनेगा, चित्रकूट में बनेगा और सोनभद्र में बनेगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, उत्तर प्रदेश में 7 नए एयरपोर्ट बनेंगे। सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बन रहे हैं। एक तो नोएडा में बन रहा है और एक अयोध्या में बन रहा है। क्लियर? तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश में 18 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे जब ये 7 नए एयरपोर्ट और 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनके तैयार हो जाएंगे। उसके बाद उड़ान योजना 2016 में शुरू की गई थी भारत में नए एयरपोर्ट और नए जो हवाई रास्ते हैं उनको बनाने के लिए। अभी उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे कास्ट हैं जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है? अभी टोटल कितने हैं? तो 15 कास्ट यूपी से ऐसे हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में अभी हैं। अभी इनमें कुछ परिवर्तन आ सकते हैं क्योंकि एक बिल आ रहा है, शेड्यूल्ड ट्राइब अमेंडमेंट बिल 2022। ये इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में। तो इसमें यह बात की गई है कि उत्तर प्रदेश के 6 कास्ट हैं जिन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब में ऐड कर लिया जाए। ये हैं गोंड, धुनिया, नायक, ओझा, पथरी और राजगौड़। गोंड, दुनिया, नायक, ओझा, पथरी और राजगौड़, इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब में ऐड किया जाए। इसके लिए शेड्यूल्ड ट्राइब अमेंडमेंट बिल 2022 आने वाला है। और उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं जिन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस मिला हुआ है, जहां पे इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस ऑलरेडी मिला हुआ है इन कास्ट को? तो 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पे ये जो मैंने आपको 6 कास्ट बताए इन्हें ऑलरेडी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है। अभी इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा कहाँ देने की बात हो रही है? तो गोंड जो हैं उन्हें संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली, संत रविदास नगर, और दुनिया, नायक, ओझा, पथरी और राजगौड़ को भी संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और संत रविदास नगर। तो इन जगह पे इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूड करने की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश की क्या रैंक थी जो तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड्स आए उसमें?
नेशनल वाटर अवार्ड्स ये बताता है कि जल संरक्षण के मामले में किस राज्य ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। उत्तर प्रदेश ने पूरे इंडिया में टॉप किया। ये अवार्ड हमारे जल शक्ति मंत्रालय ने दिए थे। टोटल 57 अवार्ड थे, 11 अलग अलग कैटेगरी में दिए गए थे, लेकिन ओवरऑल यूपी नंबर 1 रहा। और हम विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, जो बिहार का स्थापना दिवस भी होता है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को होता है। तो जल शक्ति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश को दिया बेस्ट स्टेट अवार्ड वाटर कंजर्वेशन में। दूसरे नंबर पर रहा राजस्थान और तीसरे नंबर पर रहा तमिलनाडु। हमारे जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोधपुर। और अगर मैं बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो नॉर्थ जोन में मुजफ्फरनगर यूपी का नंबर 1 रहा, सबसे अच्छा परफॉर्म किया। बेस्ट जिला नॉर्थ जोन का मुजफ्फरनगर। और बेस्ट पंचायत नॉर्थ जोन में, उसमें तीसरे नंबर पे बलुआ पंचायत है वाराणसी में, वो नॉर्थ जोन में तीसरे नंबर पे बेस्ट पंचायत का अवार्ड उसे मिला। अगर मैं बेस्ट स्कूल की बात करूं जल संरक्षण के मामले में, तो एमएटी इंटरनेशनल स्कूल नोएडा यूपी, वो बेस्ट स्कूल कैटेगरी में तीसरे नंबर पे रहा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं कि सीएसआर के मामले में, यानी कॉरपोरेट सोशल दायित्व जो कंपनियों का है, उसमें क्या यूपी की कोई कंपनी है जिसने अच्छा परफॉर्म किया? हाँ, दूसरे नंबर पे है धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड, नोएडा की कंपनी है। ये सीएसआर के मामले में इंडस्ट्री रैंकिंग में दूसरे नंबर पे रही। इसमें स्कूल और कंपनी वाला चाहे आप छोड़ दें, लेकिन डिस्ट्रिक्ट, पंचायत और ओवरऑल रैंकिंग स्टेट में यूपी की याद रखिए। उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसका स्पीकर कौन इलेक्ट किया गया है? ये 18वें स्पीकर होंगे, सभापति होंगे वहां की विधानसभा के। तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है सतीश महाना, बीजेपी लीडर है सतीश महाना। और इनसे पहले प्रो टेम स्पीकर थे रामपति शास्त्री। प्रो टेम स्पीकर जो होता है बीच में टेम्परेरी, वो थे रामपति शास्त्री। और सतीश महाना जो हैं, ये 18वें व्यक्ति हैं जो स्पीकर बने हैं, और ओवरऑल 23वें स्पीकर हैं ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा के। यानी 23rd ये स्पीकर हैं पोजीशन के हिसाब से, और 18वें व्यक्ति हैं, क्योंकि एक व्यक्ति एक से ज़्यादा बार भी स्पीकर रह सकता है। तो इन्होंने स्थान किसका लिया? इन्होंने स्थान लिया पंडित हृदय नारायण दीक्षित का। ठीक है, अगर आपसे पूछें उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, और सबसे ज्यादा समय तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा के स्पीकर कौन रहे हैं? तो केसरी नाथ त्रिपाठी। ये 13 साल तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा के स्पीकर रहे हैं। अभी अभी उत्तर प्रदेश में लोक निर्मला सम्मान किसे दिया गया? ये उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, उन्होंने ये जो सम्मान दिया वो फोक सिंगर शारदा सिन्हा को दिया। तो आंसर है ऑप्शन ए, यानी लोक गायिका शारदा सिन्हा को ये अवार्ड दिया गया। ये जो फेस्टिवल है सोन चिरैया संस्था उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी, वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था। इन्हें 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी मिला। राइट। और लोक निर्मला सम्मान शुरू किसने किया था? ये मालिनी अवस्थी हैं, एक सिंगर, बहुत जानी मानी सिंगर हैं, लोक गायिका। तो मालिनी अवस्थी ने ये शुरू किया था। ये सोन चिरैया संस्था की सेक्रेटरी भी हैं। और मालिनी अवस्थी ने ये अवार्ड अपनी माँ निर्मला अवस्थी के नाम पर शुरू किया था, जिसे हम लोक निर्मला सम्मान बोलते हैं। शारदा सिन्हा को इससे पहले 2018 में पद्मश्री भी मिल चुका है, और ये मैथिली फोक सिंगर हैं। 73वां एनुअल कन्वेंशन ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पे आयोजित किया गया? सालाना जो उनका कन्वेंशन है, सम्मेलन है, ये प्रयागराज में 12 और 13 मार्च को किया गया था। तो आंसर है प्रयागराज। और प्रयागराज में पिछली बार ये सम्मेलन जो हुआ था 1994 में हुआ था, और 7 बार प्रयागराज में हो चुका है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, इस बार प्रयागराज में हुआ था हिंदी साहित्य सम्मेलन का सालाना अधिवेशन। समाजवादी पार्टी ने इस बार यूपी असेंबली इलेक्शंस में कितनी सीट जीती? समाजवादी पार्टी ने कितनी सीट जीती? तो ये आप देख सकते हैं ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है, उनके मुताबिक इस बार 111 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती, और पिछली बार से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था इनका। दूसरे नंबर पे ये रही। और समाजवादी पार्टी के घटक राष्ट्रीय लोकदल ने 8 सीट, और सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने 6 सीट जीती। ये समाजवादी पार्टी के एलाइज हैं।
इसके अलावा बीजेपी के जो घटक दल हैं, यानी बीजेपी के जो एलाय हैं, अपना दल, उन्होंने 12 सीट जीती। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद, उन्होंने 6 सीट जीती। खैर आप बस शुरू के दो याद रख लो। भारतीय जनता पार्टी ने जीती 255 और समाजवादी पार्टी ने जीती 111। इस बार बहुजन समाज पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक रहा। आरती राणा और नीरज माधव, इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नीरजा माधव और आरती राणा को। आरती राणा को मिला 2020 के लिए और नीरजा माधव को मिला 2021 के लिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में। ये दिन कब मनाया गया? तो ये दिन जो मनाया गया था 8 मार्च को मनाया गया था। ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में इन्हें दिए गए और आरती राणा जो हैं इन्हें 2020 और नीरजा माधव को 2021 के लिए। तो इन्हें क्यों दिए गए? आरती राणा जो हैं ये एक हैंडलूम वीवर हैं, यानी हाथ से कपड़े बुनती हैं, इस कला में माहिर हैं। हैंडलूम वीवर है और टीचर भी हैं। ये खेरी से हैं। इन्होंने 800 से ज़्यादा थारू जनजातीय महिलाओं को ये कला सिखाई और 150 महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को भी फाउंड किया। नीरजा माधव एक हिंदी की जानी मानी लेखिका हैं। इन्होंने समाज के जो शोषित वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए कई सारी किताबें लिखी हैं, कई बहुत काम किया है और तिब्बत के जो रेफ्यूजी हैं उनके अधिकारों के लिए भी काफ़ी काम किया है। तो इन दोनों को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय द्रुपद मेला 5 दिन तक चला तुलसी घाट में। 48वीं बार हुआ था। कहाँ पे हुआ? कौन सा जिले में है तुलसी घाट? तो ये वाराणसी में आयोजित किया गया। तो ये जो मेला है ये महाराजा बनारस विद्यान्यास और द्रुपद समिति के द्वारा करवाया गया। द्रुपद एक बहुत पुराना हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का आर्ट फॉर्म है और जो द्रुपद गायकी है वो तानपुरा और पखवाज के साथ परफॉर्म की जाती है। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि बैजू बावरा जो थे वो एक बहुत बड़े द्रुपद संगीतकार थे। अभी अभी 19वां अध्याय भारत और यूएस मिलिट्री कॉपरेशन ग्रुप के बीच हुआ। ये यूपी में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? तो यूपी में इस बार ये आगरा में आयोजित किया गया था। इंडिया यूएस मिलिट्री कॉपरेशन ग्रुप। इनमें से उत्तर प्रदेश का कौन व्यक्ति है जिसे रीजनल एम्बेसडर फॉर इंडिया बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम तुंजा इको जनरेशन टैग के लिए अपॉइंट किया गया है? ये 22 साल का बच्चा है, एक अंकित कुमार वर्मा नाम है इसका, और इसे क्षेत्रीय दूत यानी रीजनल एम्बेसडर बनाया गया है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर नायरोबी केनिया में है। तुंजा इको जनरेशन। तो अंकित जो है ये एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के बारे में सबको बताएगा और अवेयरनेस फैलाएगा। सबसे कम उम्र की भारतीय महिला ये उत्तर प्रदेश से हैं जिन्हें लाइसेंस मिला है प्रोफेशनल स्काई डाइविंग का। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अनामिका शर्मा। ये प्रयागराज से हैं। अनामिका शर्मा को स्काई डाइविंग का लाइसेंस मिला है। अभी अभी एक ऑटोमेटिक कंपोस्टिंग मशीन आईआईटी कानपुर ने बनाई है। आईआईटी कानपुर की एक कंपनी है जिसका नाम है एग्निस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इस मशीन का नाम क्या है? ये ऑटोमेटिक कंपोस्टिंग मिशन, इसका नाम रखा है भूमि। भूमि भूमि की फुल फॉर्म है बहुत लंबी, लेकिन वो आपको याद नहीं रखनी है। एक बार बता देता हूँ। वैसे भूमि की फुल फॉर्म है बायो कंपोस्टिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू मैन्योर इंडिजिनसली, यानी भूमि। गोमती एक्सप्रेसवे ये लखनऊ को कौन से भारत के राज्य के साथ जोड़ेगा? तो लखनऊ से उत्तराखंड तक पहुंचना अब आसान हो जाएगा। इसके लिए गोमती एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। तो आंसर है उत्तराखंड। तो ये लगभग 300 किलोमीटर का होगा और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी एलडीए इसका डिज़ाइन तैयार कर रही है। गोमती नदी के किनारे इसका निर्माण किया जाएगा और ये लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क को जोड़ते हुए उत्तराखंड तक जाएगा। ठीक है। तो ये लखनऊ को हल्द्वानी से जोड़ेगा। हल्द्वानी एक जगह है जो नैनीताल जिले में आता है। तो ये लखनऊ को हल्द्वानी से जोड़ेगा और लखनऊ में गोमती नदी के किनारे की जो लंबाई है वो लगभग 40 किलोमीटर है। इसमें 15,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा आएगा। तो ये है गोमती एक्सप्रेसवे, लखनऊ को हल्द्वानी से जोड़ेगा। और दुधवा नेशनल पार्क के अलावा क्या कोई और नेशनल पार्क है यूपी में? नेशनल पार्क तो एक ही है, लेकिन टाइगर रिजर्व 3 है। दुधवा टाइगर रिजर्व है, एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और एक अमानगढ़ टाइगर रिजर्व यूपी में है।
पहले भारतीय कौन है जिन्हें बोल्ट्जमैन मेडल मिला है 2022? ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एलमनस हैं, वहाँ से पढ़े हैं ये, मशहूर फिजिसिस्ट हैं, भौतिकी वैज्ञानिक हैं। अभी ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे में प्रोफेसर हैं। इनका नाम है दीपक धर, लेकिन ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। तो बोल्ट्जमैन मेडल जो है बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान है जो दिया जाता है, राइट। तो ये इस बार मिला है दीपक धर को। तो दीपक धर, इनका जन्म प्रयागराज डिवीजन में प्रतापगढ़ जो जिला है वहाँ पे हुआ था। और इनके जो फादर हैं मुरलीधर, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज भी थे। अभी अभी चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहाँ पर एक नई कार्गो फैसिलिटी शुरू की गई है। ये एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये जो लखनऊ एयरपोर्ट है उसे चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट हम बोलते हैं। चौधरी चरण सिंह जी का जो जन्मदिन होता है 23 दिसंबर को, हम उसे भारत में किसान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, राइट। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे और इन्हीं के 2 दिन के बाद यानी 25 दिसंबर को एक और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मदिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का हम गुड गवर्नेंस डे यानी उत्तम शासन दिवस के रूप में मनाते हैं। दिल्ली से मेरठ तक जो आरआरटीएस कॉरिडोर बन रहा है, ये भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होगा, ठीक है। ये दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ जाएगा और 82 किलोमीटर की जर्नी सिर्फ 1 घंटे में पूरी करेगा। और आरआरटीएस जो ट्रेन होती हैं बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड पे चलती हैं, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बताना है ये जो ट्रेन है इसके डब्बे कहाँ बन रहे हैं, आरआरटीएस के जो कोचेज़ हैं वो कहाँ बन रहे हैं। तो गुजरात में एक जगह है वहाँ पे बन रहे हैं, जगह का नाम है सावली। जगह का नाम है सावली। और ये बना कौन रहा है? तो एक फ्रांस की कंपनी है जिसे एल्स्टॉम बोलते हैं। एल्स्टॉम बना रहा है सावली, गुजरात में। तो अब दिल्ली से मेरठ जाना बहुत ही सुगम हो जाएगा। इस बार कितनी महिला कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करी? तो याद रखिए टोटल नंबर है 33। और इस बार उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हुए थे 18वीं उत्तर प्रदेश की विधानसभा थी ये तो ये ध्यान रखिए। ये कौन से नंबर की विधानसभा है? 18वीं। तो इसमें इस बार टोटल 4442 लोगों ने चुनाव लड़ा था। इनमें 560 महिलाएं थी और 33 जो हैं वो जीती हैं चुनाव इस बार, 560 में से महिलाएं। और 33 में सबसे ज़्यादा बीजेपी की हैं 25, भारतीय जनता पार्टी से सबसे ज़्यादा हैं। और 6 जो है समाजवादी पार्टी से और 1 सिर्फ कांग्रेस से। अगर मैं पुराने चुनाव की बात करूं 2017, तो उसमें 38 महिलाएं थी जो जीती थी, लेकिन इस बार उनकी संख्या थी 33। आगे बढ़ते हैं। इस बार कितनी महिला मंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में अपॉइंट की गई हैं, इलेक्ट की गई हैं, मंत्री पद जिन्हें मतलब मिला है? तो इस बार ये आपको पता होना चाहिए कि 5 महिलाएं हैं जो मंत्री बनी हैं। कौन कौन हैं ये? तो इनके नाम हैं बेबी रानी मौर्य, ये एमएलए हैं आगरा रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से। गुलाब देवी, इन्हें स्वतंत्र प्रभार मिला है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये चंदौसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और विजय लक्ष्मी गौतम देवरिया डिस्ट्रिक्ट से हैं, सलेमपुर। और प्रतिभा शुक्ला अकबरपुर रानिया सीट कानपुर देहात में, और रजनी तिवारी शाहाबाद सीट हरदोई में। तो बस इनके आप वो याद रख लो, 5 इस बार हैं। तो 52 मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली है टोटल, ठीक है। इनमें 2 उप मुख्यमंत्री हैं, 16 कैबिनेट मंत्री हैं और 34 हैं राज्य मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और जो ये 34 हैं इनमें 5 महिलाएं हैं, यानी कोई भी महिला कैबिनेट रैंक पे तो नहीं है लेकिन राज्य मंत्री जरूर है। तो आंसर है इसका 5। आईआईटी कानपुर ने कोलैबोरेट करा है कौन से कंट्री के साथ बायोमेडिकल वेस्ट के ऊपर रिसर्च करने के लिए? जो बायोमेडिकल अपशिष्ट होता है उस पर रिसर्च डेनमार्क के साथ मिलकर करेगा आईआईटी कानपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साउथ कोरिया की रानी होंग ओके मेमोरियल पार्क, ये उत्तर प्रदेश में अभी बना है कहाँ पर? तो ये अयोध्या में सरयू नदी के किनारे बना है। तो इसको रामकथा पार्क भी बोलते हैं। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका एक ब्यूटिफिकेशन किया गया है, जीर्णोद्धार किया गया है। तो ये एक साउथ कोरिया की रानी है जिनका भारत से बहुत लंबा रिश्ता है, ऐसा माना जाता है। तो अयोध्या के एक एक्चुअली क्या है ना कि एक
प्रिंसेस सूरी रत्ना है अयोध्या की, किंग पद्मासेन और इंदुमती की जो बेटी हैं। राजा पद्मासेन जो थे उन्होंने कौशल के ऊपर राज किया, जो अभी यूपी से उड़ीसा तक का एरिया है, कौशल बोलते थे जिसे, उस पर राज किया। और कुछ कहानियां हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया जो है वहाँ पे एक किम सूरो नाम के राजा थे, उन्होंने उनसे विवाह किया और तब उनका नाम हो गया था क्वीन हियो हुआंग, उनका नाम हो गया था। तो इस तरह की कहानियां हैं। तो अब इनके नाम पे एक पार्क भी यहाँ पे बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में राज्य का पहला काऊ सफारी शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के जालौन में अब काऊ सफारी स्टार्ट की गई है। इटावा में जैसे लायन सफारी है उसी की तर्ज पर बिल्कुल वैसी ही जालौन में अब काऊ सफारी शुरू होगी। तो काऊ सफारी बनने से जो यूपी के आवारा पशु हैं उन पर रोक लगेगी और काऊ सफारी में जाकर लोग गौ सेवा का मौका भी हासिल करेंगे। 300 से 400 हेक्टेयर के बीच में काऊ सफारी शुरू की जाएगी, ध्यान रखिए। और अगर पूछें भारत की पहली काऊ सेंचुरी कहाँ बनी थी, तो मध्य प्रदेश में बनी थी 2017 में, राइट, 2017 में। ये काऊ सफारी मध्य प्रदेश में जो मालवा जिला है वहाँ पे शुरू की गई थी और अब यूपी में शुरू की गई है काऊ सफारी, तो ये जालों में की गई है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, निर्यात तत्परता सूचकांक में उत्तर प्रदेश की क्या रैंक थी? ये नीति आयोग ने दिया है, इसको गुजरात ने टॉप किया है। निर्यात तत्परता के मामले में गुजरात सबसे आगे है, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, फिर हरियाणा, तो उत्तर प्रदेश इसमें छठे नंबर पे रहा। निर्यात तत्परता के मामले में छठे नंबर पे ये रहा, कोई डाउट इसमें? तो गुजरात ने टॉप किया, ये भी ध्यान रखिए, और यूपी का जो रैंक था वो भी ध्यान रखिए। अभी अभी कितने पुराने हमारे एंटिकिटीज़ हैं जो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लौटाए मार्च 2022 में? तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इनमें जो चोरी हो गई थी, भारत से चुरा लिए गए थे। तो टोटल 29 स्टोलन पीसेज हैं जो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लौटाए हैं। इनमें यूपी के भी बहुत सारे हैं और बाकी जगह के भी हैं। अगर मैं यूपी की बात करूं तो जैसे फॉर एग्जांपल लक्ष्मी नारायण, एक, अभी ये कहना मुश्किल है कि ये राजस्थान से था या यूपी से था, लेकिन कुछ अखबार राजस्थान बोलते हैं, कुछ यूपी बोलते हैं। 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच एक लक्ष्मी नारायण का बुत था जो वापस ऑस्ट्रेलिया ने हमें लौटाया है। एक काली यंत्र जो है 19वीं सेंचुरी की पेंटिंग है, वाराणसी से पेपर के ऊपर बनाई है वाटर कलर का इस्तेमाल करके, और इस तरह की चीज़ें भारत को लौटाई गई हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो ध्वनि प्रदूषण के मामले में दूसरे नंबर पे रहा? तो ये है मुरादाबाद। पहले नंबर पे था बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ये रिपोर्ट दी थी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। इस रिपोर्ट का नाम था फ्रंटियर्स 2022 नॉइस ब्लेजेस एंड मिसमैचेस। तो इसमें मुरादाबाद जो है वो बहुत ज़्यादा रहा आगे, दूसरे नंबर पे दुनिया में सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण मुरादाबाद में रहा। नेशनल डॉल्फिन डे, नेशनल डॉल्फिन डे ये कब सेलिब्रेट किया जाएगा भारत में अब से? नेशनल डॉल्फिन डे ये नया दिन है, 5 अक्टूबर को अब से भारत में हर साल मनाया जाएगा। पहली बार 5 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। ये घोषणा करी हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। और भारत में डॉल्फिन जो मिलती हैं उनमें गैंगेटिक डॉल्फिन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ऑफ कोर्स यूपी में भी पाई जाती है। इसके अलावा भारत में इंडस रिवर डॉल्फिन भी मिलती है। इंडस डॉल्फिन भारत में सिर्फ ब्यास नदी में मिलती है, अब तो ज़्यादा बची नहीं है, लेकिन जो गंगा नदी में मिलती हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। और गंगा में मिलने वाली डॉल्फिन को इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी डिक्लेयर किया गया था, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जहाँ पे पहला तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन इनॉग्रेट किया गया? ये दुनिया का पहला तैरता हुआ सीएनजी फिलिंग स्टेशन है। तो ये खिड़किया घाट वाराणसी में इनॉग्रेट किया गया। खिड़किया घाट वाराणसी में इनॉग्रेट किया गया। और जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है वहाँ पे जो कार्स हैं उनमें ये
उनके अंदर जो है फ्यूल ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसको शुरू किया है अभी अभी, और ये वाराणसी में स्टार्ट किया गया है। अभी अभी कौन व्यक्ति हैं यूपी के जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हिंदी भाषा के लिए? इन्हें अपनी किताब सम्राट अशोक के लिए ये अवार्ड दिया गया। तो इनका नाम है दया प्रकाश सिन्हा। दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया अपनी किताब सम्राट अशोक के लिए। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुआ था। उत्तर प्रदेश के कासगंज में 2 मई 1935 को हुआ था। उत्तर प्रदेश की पहली जॉय राइड ट्रेन 107 किलोमीटर मीटर गॉज रूट जो लखीमपुर खेरी और बहराइच के बीच में चली, तो ये कौन से टाइगर रिजर्व से पास होके चली? तो ये दुधवा जो टाइगर रिजर्व है उसके अंदर से ये पास हुई। ये उत्तर प्रदेश की पहली जॉय राइड ट्रेन है। एग्जैक्ट लोकेशन आप चाहते हैं अगर, तो लखीमपुर खेरी में मैलानी और बहराइच में बिछिया नाम की जगह है, उनके बीच में ये पहली जॉय राइड ट्रेन यूपी में चली। ये हेरिटेज स्पेशल ट्रेन है जो इस रूट पे चली। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसमें सारी अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं वो मौजूद हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व मेनली लखीमपुर खेरी और बहराइच में ही फैला हुआ है। यहाँ पे इस टाइगर रिजर्व में दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे डॉग क्रेमेटोरियम एस्टेब्लिश किया गया है? यानी जो डॉग होते हैं उनके लिए एक तरह का शमशान, क्रेमेटोरियम, शवदाह गृह बोलते हैं इसे। तो ये दिल्ली से सटे गाजियाबाद में इसको सेटअप किया गया है। यहाँ पे पीएनजी गैस से चलने वाली पेट क्रीमेटर मशीन से पालतू और जो आवारा डॉग हैं उनके शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ये हिंडौन नदी के एकदम बाजू में है ये जगह जहाँ पे ये सेटअप किया गया है। भारत का पहला देसी डक प्लेग वैक्सीन ये इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर यूपी में ये बनाई है दवाई इन्होंने। ये भारत की पहली दवाई है, वैक्सीन है, जो बतखों में अगर प्लेग हो जाए उसके लिए तैयार की गई है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये कहाँ पर है? ये जो इंस्टीट्यूट है ये बरेली यूपी में आता है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और डक प्लेग जो है काफ़ी कंटेजियस डिजीज़ है और ये डक्स में, बतखों में, स्वान वगैरह में काफ़ी तेज़ी से फैलता है। अभी अभी एक बॉडी प्रोटेक्टर है जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जो वुमेन पुलिस ऑफिसर हैं यूपी उनके लिए। इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका जो नाम है वो प्रज्वल रखा गया है। प्रज्वल एक बॉडी प्रोटेक्टर है जिसे खास तौर पर महिला पुलिस कर्मियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एसिड प्रूफ और वाटर प्रूफ है और लगभग 5 किलो वज़न है इसका। राइट, तो लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी जो स्थिति है उसको बेहतर करने में ये महिला पुलिस कर्मियों का साथ देगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पे दुनिया का सबसे ऊंचा प्रेलिंग टावर ऑफ द फर्टिलाइजर फैक्ट्री लगा है? इसे हिंदुस्तान फर्टिलाइजर और रसायन लिमिटेड के द्वारा लगाया गया है इस टावर को। तो ये जो टावर है अभी अभी गोरखपुर में लगा है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा प्रेलिंग टावर है किसी भी फर्टिलाइजर फैक्ट्री का। ये कुतुब मीनार के भी 2 गुना लगभग ऊंचा है लंबाई में। इसकी जो ऊंचाई है 149.5 मीटर है और कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग 72 मीटर है। तो इतना ऊंचा है ये। अभी अभी इनमें से कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने संत कबीर एकेडमी और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया? राइट, तो ये मगहर संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट यूपी में किया गया। तो ये उद्घाटन किसने किया? याद रखिए ये जो उद्घाटन है अभी अभी हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, ये 14वें राष्ट्रपति हैं भारत के, इन्होंने किया। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कहाँ से हैं? इनका गांव है परौंक। ये परौंक गांव कानपुर देहात में आता है। कानपुर देहात जिले में इनका गांव है परौंक। अभी अभी FSSAI यानी खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण जो है, खाद्य नियामक, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने खाद्य सुरक्षा सूचकांक दिया 4थी बार। इसमें यूपी का रैंक क्या था बड़े राज्यों में? आप देख सकते हैं यहाँ पे कि तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा के मामले में नंबर 1 रहा और उत्तर प्रदेश 8वें नंबर पे रहा। ओडिशा और यूपी दोनों जॉइंट 8th इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग थे।
सबसे ज़्यादा खाद्य सुरक्षा के मामले में अच्छा परफॉर्मेंस था तमिलनाडु। छोटे राज्यों में गोवा नंबर 1 रहा और यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर नंबर 1 रहा। अभी अभी पहला मंदिर कौन सा है उत्तर प्रदेश का जो पूरी तरह से कार्बन मुक्त घोषित किया गया है? कार्बन मुक्त भी और डस्ट पार्टिकल फ्री भी, दोनों। ये कौन सा मंदिर है? ये मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो वाराणसी में है। काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यहाँ पे जगह जगह पर एयर प्योरीफायर जो है वो लगाए गए हैं, और पास ही में मणिकर्णिका घाट वगैरह में जो लोग चिता जलाते हैं, पायर जलाते हैं, उसके कारण काशी विश्वनाथ जो धाम है वहाँ पर बहुत ज़्यादा PM 2.5 और PM 10 प्रदूषण देखा गया था। और कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी हुई है यहाँ पर, लेकिन अभी यहाँ पे हेपा फिल्टर लगाए गए हैं बहुत सारे। इस वजह से अब यहाँ पूरी तरह से इसे कार्बन और डस्ट पार्टिकल फ्री डिक्लेयर किया गया है। एक पोर्टल है जो अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है, जिसमें जो मूवेबल और इमूवेबल एसेट हैं, जो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऑफिसर हैं वो अपनी पूरी संपत्ति डिक्लेयर कर सकते हैं, उनके पास कितने मूवेबल और इमूवेबल एसेट हैं। तो इस पोर्टल का नाम क्या है? इसका नाम है स्पैरो यूपी पोर्टल। स्पैरो यूपी पोर्टल इसका नाम है। अभी अभी उत्तर प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसे इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा ग्रीन रेटिंग दी गई है? ग्रीन रेटिंग मिलना मतलब वो कार्बन तटस्थ है, कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा वहाँ से नहीं होता है, ग्रीन है। तो ये है आगरा कैंट, आगरा कैंटोनमेंट। इसको इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा ग्रीन रेटिंग दी गई है। अभी अभी उत्तर प्रदेश का कौन सा मंदिर है जिसे भोग सर्टिफिकेट मिला है? ईट राइट प्रोग्राम ऑफ द FSSAI। भोग मतलब होता है ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड। अगर किसी मंदिर को भोग सर्टिफिकेट मिलता है मतलब उसके द्वारा दिए जाने वाला जो प्रसाद है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, स्वच्छ है और उसकी गुणवत्ता पर किसी तरह का शक नहीं किया जा सकता। तो ये सर्टिफिकेट अभी प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर को मिला है वृंदावन में। तो आंसर है प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर वृंदावन। भोग सर्टिफिकेट, भोग की फुल फॉर्म है ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड। ये 2018 में सर्टिफिकेट शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पे राज्य का पहला ट्रांसजेंडर सेल बनाया गया है? यानी एक ऐसा पुलिस हेल्प सेंटर है ये जो ट्रांसजेंडर्स के जो इश्यूज हैं खास तौर पे उनके प्रति संवेदनशील रहेगा और उनकी मदद करेगा। तो ये केसरबाग कोतवाली लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में बनाया गया है। तो आंसर है लखनऊ, केसरबाग कोतवाली लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने डिसाइड करा है कि सरयू रिवर फ्रंट बनेगा सरयू नदी अयोध्या में। इसकी टोटल लंबाई कितनी होगी? भारत के कई सारे राज्य हैं जहां पे रिवर फ्रंट बन रहे हैं, जैसे जम्मू में तावी नदी रिवर फ्रंट बन रहा है। तो सरयू नदी रिवर फ्रंट, ये इसकी टोटल लंबाई जो होगी वो होगी 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। इसके अलावा राम जन्मभूमि टेम्पल यहाँ पे बन रहा है। रिवर फ्रंट के बनने से पर्यटन का विकास यहाँ पर होगा। तो यहाँ पे टोटल 14 बड़े घाट हैं सरयू नदी पे, नया घाट, गुप्तर घाट वगैरह। तो उन सब की भी उनका ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा, उनका आधुनिकीकरण भी किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जो था, इंटरनेशनल लेबर डे, एक किस दिन मनाया जाता है? जिस दिन CM योगी आदित्यनाथ ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है, ई पेंशन पोर्टल। तो ये आप जानते हैं कि लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। तो इस दिन ये नया पोर्टल एक लॉन्च किया गया था। पेंशन पोर्टल है ये, ई पेंशन पोर्टल, जिससे पेंशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट, पेपरलेस, कॉन्टैक्टलेस और कैशलेस हो जाए। इससे लगभग 11.5 लाख जो पेंशनर्स हैं यूपी में उन्हें फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? इसकी टोटल लंबाई है 296 किलोमीटर। लगभग 15,000 करोड़ रुपए की लागत से ये बना है। 4 लेन एक्सप्रेसवे है। और ये किसको जोड़ेगा? तो ये जोड़ेगा गोंडा विलेज NH35 में, चित्रकूट जिले में आता है, यानी चित्रकूट को इटावा से जोड़ेगा। बस इतना याद रख लोगे तो भी काफ़ी है। चित्रकूट को इटावा, गोंडा विलेज है NH35 पे चित्रकूट में, उसको आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, इटावा डिस्ट्रिक्ट में गांव पड़ता है कुडरैल, उससे जोड़ेगा। 296 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। और इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी 29 फरवरी 2020 को इसी गांव में, गोंडा विलेज चित्रकूट में। तो ये चित्रकूट धाम जो है उसको भी टूरिज्म प्रमोट होगा इस एक्सप्रेसवे को बनने से, और बुंदेलखंड का भी विकास होगा। इसको बना कौन रहा है एक्सप्रेसवे को? UPEIDA बना रहा है, यानी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी
इसको बना रही है। ये उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से पास होगा: इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने एक प्रपोजल अप्रूव किया है। किस व्यक्ति को एडवोकेट जनरल बनाया जाएगा यूपी का? एडवोकेट जनरल जो होता है वो आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपॉइंट किया जाता है। इनका नाम है अजय मिश्रा। अजय मिश्रा बनेंगे एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में और उनको एक लीगल एडवाइज़र के तौर पर काम करता है। उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में पहला थारू ट्राइबल म्यूज़ियम बन रहा है? थारू एक बहुत बड़ी जनजाति है यूपी में और इनका जो म्यूज़ियम है बलरामपुर ज़िले में बन रहा है। यहाँ पे एक गांव है जिसको बोलते हैं इमिलिया कोदर। ये एक गांव बलरामपुर ज़िले में है। यहाँ पर थारू जनजाति, उनकी संस्कृति, उनकी लाइफ, सामाजिक लाइफ, उनकी परंपराएं, उनका कल्चर, ये सब शोकेस किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश की सरकार ट्राइबल म्यूज़ियम्स और भी जगह बनाना चाहती है। लखनऊ, सोनभद्र, लखीमपुर खेरी में भी बनाना चाहती है। एक बच्चों के लिए भी म्यूज़ियम प्लान किया जा रहा है कन्नौज में। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए। थारू ट्राइब जो है मेनली तराई का जो इलाका है वहाँ पर रहती है और बहुत एडवांस ट्राइब इन्हें माना जाता है। इनका एक फेस्टिवल भी होता है जिसे बझर बोलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट थारू जनजाति का फेस्टिवल है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारत का पहला अमृत सरोवर इनॉग्रेट किया गया कहाँ पर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री मोदी अभी जम्मू कश्मीर में गए थे, सांबा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से उन्होंने अमृत सरोवर योजना शुरू करी। भारत के हर जिले में 75 तालाब बनेंगे जिन्हें अमृत सरोवर कहा जाएगा। 75 इसलिए क्योंकि ये हमारी आज़ादी की 75वीं सालगिरह है। तो पूरे भारत का पहला अमृत सरोवर पटवई नाम की पंचायत में बना है जो रामपुर जिले में है। तो आंसर है रामपुर। और ये 13 मई 2022 को इसका उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी ने किया था और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया था, जो जल शक्ति में राज्य मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनके द्वारा किया गया था। मुख्तार अब्बास नकवी उस समय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री थे, अब नहीं हैं। तो ये ध्यान रखिए, अब स्मृति ईरानी को वो मंत्रालय का भार दिया गया है। वाराणसी का कौन सा घाट है जहां पे भारत का पहला तैरता हुआ स्विमिंग पूल डेवलप किया जा रहा है? ये जो खिड़किया घाट है, जिसको नमो घाट भी बोलते हैं, वहां पर बन रहा है। तो आंसर है खिड़किया घाट। ये भारत का पहला तैरता हुआ जो स्विमिंग पूल है वो होगा गंगा नदी पे और इसमें 34 करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो आएगा। खिड़किया घाट जो है उसको पूरा ही डेवलप किया जा रहा है, तो उसमें 34 करोड़ का खर्चा आएगा जिसमें एक तैरता हुआ स्विमिंग पूल भी होगा। उत्तर प्रदेश का जो बजट है उसके मुताबिक जो एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट है परसेंटेज में, एज अ परसेंटेज ऑफ द जीडीपी, वो कितना उत्तर प्रदेश का एनविसेज किया गया है? उत्तर प्रदेश का जो बजट था इस बार 6,15,518.97 करोड़ रुपए का था। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट था, राइट। और ये दूसरी जो पारी है योगी आदित्यनाथ जी की, उनका पहला बजट था। तो इस बार जो फिस्कल डेफिसिट इन्होंने एनविसेज किया है वो है 3.96%। और बजट पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बजट को यहाँ डिटेल में पढ़ाना इम्पॉसिबल है। नई योजनाएं बजट में, नई जो चीज़ें हैं उन पर भी हम एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसका आंसर है 3.96%। यहाँ पे बजट के मैंने जो मुख्य बिंदु हैं वो लिख दिए हैं जिससे आप उन्हें देख सकें। तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ये बजट इस बार का प्रेजेंट किया था। और जो जीडीपी है उत्तर प्रदेश का वो लगभग 20,48,234 करोड़ है, जिसे हम स्टेट जीडीपी या ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। जो एक्सपेंडिचर है वो लगभग 5,82,956 करोड़ है। रिसिप्ट्स हैं लगभग 5,01,778 करोड़। और फिस्कल डेफिसिट है वो, दोनों को अगर आप घटा दें आप देख सकते हैं कि खर्चे ज़्यादा हैं, रिसिप्ट्स यानी कमाई कम है। तो 81,000 करोड़ का डेफिसिट है, विच इज़ 3.96% ऑफ द जीडीपी ऑफ यूपी। इसके अलावा रेवेन्यू सरप्लस अगर पूछें तो वो है 2.11% ऑफ द स्टेट जीडीपी।
फिर कुछ पॉलिसीज़ हैं यहाँ पे, जैसे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फार्मर्स के लिए, अगर फार्मर की डेथ या अपंगता के केस में 5 लाख रुपए परिवार को दिए जाएंगे। फिर यूपी की स्टार्टअप पॉलिसी है जिसमें सरकार 100 इनक्यूबेटर और 10,000 स्टार्टअप्स अगले 5 सालों में एस्टेब्लिश करेगी। एक नई योजना शुरू की गई है, बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना, तो ये भी इस बार बजट में आई है। इसमें सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे उत्तर प्रदेश के सभी गाँव में। एजुकेशन में 13% खर्चा एजुकेशन में करेगी सरकार। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है जिसमें हम चाहते हैं पूरे इंडिया में 6% हमारे जीडीपी का खर्चा एजुकेशन पर हो। और हेल्थ केयर में एक्सपेंडिचर है 7.1%, एग्रीकल्चर में 2.8%, रूरल डेवलपमेंट में 5.1%, पुलिस में 5.4% और सड़कें और पुल बनने में 6.4%। फिर उत्तर प्रदेश का जो इकोनॉमी है उसके बारे में भी कुछ बात की गई है, जैसे जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, तो आप देख सकते हैं कि सर्विस सेक्टर का ज़्यादा है 49%, एग्रीकल्चर का 26% और मैन्युफैक्चरिंग का 25%। अगर पर कैपिटा मैं बात करूं यूपी में पर कैपिटा इनकम, तो वो है 1,72,761 रुपये, यानी उत्तर प्रदेश में औसतन एक व्यक्ति एक साल में कमाता है 1,72,761 रुपये। अभी अभी एक ऑफिशियल प्रपोजल यूपी की सरकार ने दिया है, इनमें से कौन सा जिला है जिसका नाम वशिष्ठ नगर रखा जा सकता है भविष्य में। तो ये प्रपोजल अभी हो सकता है एक्सेप्ट हो जाए, तो ये बस्ती जो जिला है उसका नाम वशिष्ठ नगर रखा जा सकता है। क्लियर। तो इसमें यह कहा गया है कि भगवान राम के कुलगुरु थे महर्षि वशिष्ठ, और उनका जो आश्रम है वो बस्ती में था, और इसीलिए उसे वशिष्ठी बोलते थे, वहाँ से वो बस्ती उसका नाम हुआ। इस तरह की बातें भी की गई हैं। यहाँ पे जो मखौरा धाम जो है उसकी बात भी की गई है, जहाँ पे भगवान दशरथ ने यज्ञ किया था, महर्षि वशिष्ठ ने वो यज्ञ करवाया था। तो बस्ती जो जिला है उसकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक इम्पोर्टेंस है काफ़ी, और पुराने समय में ये कौशल एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। राइट। गोरखपुर से अलग होके ये एक नया जिला बना था, बस्ती। उत्तर प्रदेश की क्या रैंक है पिछले 5 सालों में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर इन्होंने जो सामान खरीदा उसमें? तो उत्तर प्रदेश की रैंक नंबर 1 है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर सरकारी विभाग, सरकारी मंत्रालय वगैरह जो हैं सामान खरीदते हैं। ऑक्शन, ई बिडिंग, रिवर्स ऑक्शन, ये सब होता है। 2016 में लॉन्च किया गया था, और इस साल कॉपरेटिव्स भी इसमें ऐड किए गए हैं, यानी भारत के सहकारी संगठन भी अब यहाँ से सामान खरीद सकते हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश जो है वो नंबर 1 इसमें रहा। योगी आदित्यनाथ, उन्होंने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कौन से जिले से करी? स्कूल चलो अभियान, इसका लक्ष्य ये है कि 100% एनरोलमेंट हो प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल में। तो एक जिला जो है जहाँ से शुरुआत हुई वो है श्रावस्ती, 4 अप्रैल 2022 को, 4 अप्रैल 2022। और आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में एक ऑपरेशन कायाकल्प भी चलाया गया था 2017 में, जिसमें स्कूलों में एक व्यापक तब्दीली की बात की गई। स्कूलों में अत्याधुनिक सुविधाएं देना, डिजिटल बोर्ड, फर्नीचर, टॉयलेट्स वगैरह बनवाना, मिड डे मील वगैरह की सुविधा देना, ऑपरेशन कायाकल्प के तहत ये तब्दीली देखने को मिली थी। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे साक्षरता बहुत कम है, जैसे श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर इत्यादि। तो उनमें फोकस किया जाएगा। स्कूल चलो अभियान 1 महीने तक चलेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने डिसाइड करा है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की 6ठी बटालियन वो एस्टेब्लिश करेंगे। कहाँ पे करेंगे? तो ये अयोध्या में एस्टेब्लिश की जाएगी। अयोध्या में अब क्योंकि अब टूरिज्म भी बढ़ेगा, तो वहाँ सिक्योरिटी इशू ना हो किसी तरह के। इससे पहले लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा और सहारनपुर में 5 बटालियन जो है डिप्लॉय की जा चुकी हैं। सबसे पहली बटालियन जो थी वो लखनऊ मेट्रो में डिप्लॉय की गई थी, मेट्रो की सिक्योरिटी के लिए। और उसके अलावा गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा और सहारनपुर में भी बटालियन है। और अब 6ठी जो 6 कोर बटालियन होगी वो अयोध्या में प्लेस की जाएगी। अभी अभी स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स आया, जो बताता है भारत के किस राज्य ने पर्यावरण संरक्षण में, रिन्यूएबल एनर्जी में, इन सब में कितना अच्छा काम किया। तो उसमें उत्तर प्रदेश की रैंक क्या थी? उत्तर प्रदेश इसमें 13वें नंबर पे रहा। बड़े राज्यों में नंबर 1 रहा गुजरात, और छोटे राज्यों में गोवा और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ नंबर 1 था। उत्तर प्रदेश इसमें बड़े राज्यों में 13वें नंबर पे था। यह इंडेक्स नीति आयोग जो है वो लेकर आया।
अभी अभी उत्तर प्रदेश का कौन सा स्मार्ट सिटी है जिसे इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंपटीशन में 4 अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड मिले? तो ये अवार्ड वाराणसी को मिले, और मैं आपको बता देता हूँ इनको ये 4 अवार्ड किस कैटेगरी में मिले। कोविड इनोवेशन अवार्ड, स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड, सिटी अवार्ड और वाटर कंजर्वेशन अवार्ड। ये अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा दिए गए थे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल सेटअप किया जाएगा? ये लखनऊ में सेटअप किया जाएगा, तो आंसर है लखनऊ। तो ये जानकारी दी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने। 2.5 एकड़ जमीन, सरोजनी नगर, लखनऊ में ये सेंटर बनेगा। ऑपरेशन कायाकल्प जो है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो किससे एसोसिएटेड है? तो ऑपरेशन कायाकल्प ये एसोसिएटेड है स्कूल एजुकेशन के स्तर को बढ़ाने के लिए, स्कूलों में तब्दीली के लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल उन्हें स्मार्ट स्कूल्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो ऑपरेशन कायाकल्प उत्तर प्रदेश में कई जगह चलाया जा रहा है। इसमें 30,000 से ज़्यादा जो सेकेंडरी स्कूल हैं उनमें इस समय काम किया जा रहा है। वहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम, प्ले ग्राउंड, टॉयलेट, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लेबोरेटरी वगैरह ये सब बनाई जा रही हैं। कायाकल्प योजना उत्तर प्रदेश सरकार की किस चीज़ से रिलेटेड है? अभी ऑपरेशन कायाकल्प नहीं है, मैं कायाकल्प योजना की बात कर रहा हूँ। तो ये उत्तर प्रदेश रोडवे बस स्टेशन से एसोसिएटेड है। यहाँ पे जो रोडवे के जो बस स्टेशन होते हैं, या आप कह सकते हैं बस स्टैंड होते हैं, जो वहाँ पे पैसेंजर्स को अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाएं, क्लैनलीनेस, स्वच्छता हो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, टॉयलेट्स हो साफ, इन सब की सुविधाएं हो, इसके लिए है कायाकल्प योजना। उत्तर प्रदेश में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा, उसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम जय घोष रखा गया है, जय घोष। और यहाँ पे कई तरह की फिल्में, रंगारंग कार्यक्रम, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह ये सब भी दिखाई गई। अभी अभी उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सिल्क एक्सचेंज सेटअप किया गया है? सिल्क एक्सचेंज वाराणसी में सेटअप किया जाएगा। वाराणसी का जो सिल्क है, रेशम है, बहुत मशहूर है। वाराणसी की जो सिल्क साड़ियाँ हैं वो भी बहुत मशहूर हैं। तो सिल्क एक्सचेंज जो है ये सिल्क की होने वाली स्मगलिंग को रोकेगा और क्वालिटी सिल्क मुहैया कराएगा वहाँ के जो साड़ी मेकर्स हैं उन्हें, जिससे जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी। और आप जानते हैं एक ज़िला एक उत्पाद योजना भी चल रही है, जिसमें हम जो ये सिल्क साड़ीज़ वगैरह हैं इनको भी प्रमोट कर रहे हैं, तो उसमें भी हेल्प मिलेगी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसके तहत जो इसका कार्यान्वयन है, यानी कि इसको लागू करने में भारत के जो राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश की रैंक क्या रही? तो बड़े राज्यों में आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे रहा, उड़ीसा सबसे अच्छा रहा, इसमें यूपी की रैंक थी नंबर 2। ये पहली बार रैंकिंग आई है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू करने में, उत्तर प्रदेश भारत में दूसरे नंबर पे रहा उड़ीसा के बाद। छोटे राज्यों की बात करें तो उसमें त्रिपुरा ने बाजी मारी, त्रिपुरा उसमें नंबर 1 रहा। क्लियर? वो राज्य जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया या सबसे खराब परफॉर्म किया, उनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह, इनका परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा। और ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, इसमें क्या मिलता है? बहुत ही सस्ता अनाज मिलता है, 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूं वगैरह मिलता है। और 2 तरह के हाउस होल्ड होते हैं, अंत्योदय अन्न कैटेगरी और पीएचएच कैटेगरी। अंत्योदय तो बहुत ही गरीब हो गया, अंत्योदय अन्न कैटेगरी, इसमें 35 किलो राशन मिलता है एक परिवार को 1 महीने में, बहुत ही सब्सिडाइज्ड। और प्रायोरिटी हाउस होल्ड में एक परिवार में एक व्यक्ति को 5 किलो राशन मिलता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, अंत्योदय अन्न कैटेगरी में 35 किलो पर फैमिली पर मंथ, और प्रायोरिटी हाउस होल्ड में एक परिवार को 1 महीने के लिए 5 किलो, एक व्यक्ति को 5 किलो 1 महीने के लिए। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई ने मिलकर एक स्किल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाया है यूपी में। कहाँ पर? तो ये बनाया गया है वाराणसी, यूपी में। यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे वो फिर यूएई में जाके जॉब कर सकें। राइट? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे वो फिर यूएई में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे दुबई है, अबू धाबी है, रास अल खमैया वगैरह है, वहाँ पे जाके आप जॉब कर सकते हैं। अभी अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो एनर्जी यानी विद्युत रिलेटेड अगर आपकी शिकायतें हैं उनके को सुलझाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम है संभव पोर्टल। संभव की फुल फॉर्म है सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म फॉर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड वैल्यू। तो शिकायतों का निस्तारण वो हो,
इसके लिए संभव पोर्टल। और ये ज़्यादातर शिकायतें इनमें जो बिजली विभाग है, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी और अर्बन डेवलपमेंट रिलेटेड शिकायतें, वो यहाँ पे आप दर्ज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो पूरे भारत का पहला शहर बना है जहाँ पे वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम शुरू किए गए हैं? सीवर वगैरह जो हैं, सेप्टिक टैंक, इनको साफ करने के लिए किसी व्यक्ति को अब नहीं जाना पड़ेगा। इसमें वैक्यूम बेस्ड सीवर को साफ करने की टेक्नोलॉजी है। तो इसमें नेदरलैंड हमारी मदद कर रहा है। वैसे भी भारत और नेदरलैंड के बीच एक प्रोजेक्ट भी है जिसको लोटस HR प्रोजेक्ट बोलते हैं। इसमें 100 करोड़ रुपए का खर्चा होगा और ये आगरा जो है यूपी का पहला शहर है जहां पे वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम लगाया गया है। हुनर हाट 41वां अध्याय कहां पे आयोजित किया गया? हुनर हाट का आयोजन कौन करता है? हमारा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय करता है। 41वां हुनर हाट ये आगरा में ही आयोजित किया गया था। तो आंसर है आगरा। और बहुत सारे जो आर्टिजान होते हैं, क्राफ्ट्समैन होते हैं, शिल्पकार होते हैं, हस्तशिल्प के लोग होते हैं, वो यहाँ आकर अपनी प्रदर्शनी करते हैं। यहाँ पे वोकल फॉर लोकल की हम बात करते हैं और विश्वकर्मा वाटिका भी यहाँ पे उनका आयोजन भी किया जाता है। पैरा नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो हुई वुमेन्स कैटेगरी, उसमें विनर यूपी की एक लड़की थी। इसका क्या नाम है? ये कानपुर की है, इनका नाम है प्राची पांडे। इन्होंने पैरा नेशनल टेबल टेनिस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। ये कानपुर को पहला स्वर्ण पदक मिला है पैरा नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। अभी अभी कौन सा शहर है यूपी का जहां पे INS गोमती का शौर्य स्मारक बनेगा? INS गोमती जहाज ने भारत की काफ़ी सेवा करी है और लेकिन अब इसको डीकमीशन कर दिया है, सेवानिवृत्त हमने कर दिया है। तो इसको लखनऊ में ले जाकर म्यूजियम बना दिया जाएगा। तो आंसर है लखनऊ, क्योंकि लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। ये जो हमारा बहुत पुराना जहाज है, याद रखिए, इसको म्यूजियम बनाया जाएगा। 1984 में ये बनना स्टार्ट हुआ था, लॉन्च हुआ था। 1988 में सेना में कमीशन हुआ था। तो 34 साल इसने अपनी सेवा, शानदार सेवा भारत को दी है INS गोमती ने। पद्मश्री डॉक्टर रमाकांत शुक्ला, इनका निधन हो गया। ये कौन से फील्ड से रिलेटेड थे? ये खुर्जा से थे, खुर्जा बुलंदशहर में है, वहाँ से थे। बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान और हिंदी के विद्वान थे। तो आंसर है साहित्यिक विद्वान थे। अभी अभी इंडिगो कंपनी के को फाउंडर राकेश गंगवाल ने 100 करोड़ रुपया दान दिया है। कौन से इंस्टीट्यूट को? वहाँ पे मेडिकल स्कूल बनेगा उनके कैंपस में। तो ये इन्होंने अभी अभी IIT कानपुर को दान दिया है। तो आंसर है IIT कानपुर। और इंडिगो कंपनी जो है, इसकी अभिभावक कंपनी है इंटर ग्लोब एविएशन। इंटर ग्लोब एविएशन। अभी अभी कौन व्यक्ति हैं यूपी के जिन्हें सरस्वती सम्मान मिला है? सरस्वती सम्मान 1991 में स्टार्ट किया गया था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ये मिला है प्रोफेसर राम दरश मिश्रा को। उनकी किताब मैं तो यही हूँ के लिए। किताब का नाम है मैं तो यही हूँ। ये इनका काव्य संकलन है, यानी कि कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। और बहुत ही आउटस्टैंडिंग ये अवार्ड है। 15 लाख रुपए इसमें इनाम मिलता है कैश, साथ में एक पत्र मिलता है, साइटेशन मिलता है, और 31वां सरस्वती सम्मान इन्हें दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी अभी एक सड़क और एक चौराहा केरावाली में गोकुल सिंह जाट के नाम पे उसका नाम रखा। तो आपको बताना है ये जो केरावाली नाम की जगह है ये कौन से जिले में आती है। एक बहुत बड़े जाट वॉरियर थे, योद्धा थे, जिनका नाम था गोकुल जाट, उनके नाम पे रखा है और ये आगरा जिले में आती है। तो आंसर है आगरा। आगरा शहर ने अपना मास्टर प्लान भी दिया है 2031 के लिए। 2031 आगरा मास्टर प्लान। और आपको बता दूं कि सन 1669 से 1670 जो मथुरा के जाट हैं, उन्होंने गोकुल जाट की अगुवाई में एक आंदोलन किया, ठीक है। और उस समय जो मुगल का शासन था उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, क्योंकि मुगल जो थे उन्होंने काफी सारे हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया था। तो ये जो आंदोलन था, गोकुल जाट ने इस आंदोलन को लीड किया था। इनका कंट्रीब्यूशन सराहते हुए केरावाली में एक रोड और एक स्क्वायर, उसका नाम गोकुल सिंह जाट के नाम पे रखा है। वर्ल्ड वेटलैंड डे ये कब मनाया जाता है हर साल? वेटलैंड होते क्या हैं?
दलदली कीचड़ वाले इलाके या झीलें, आर्द्र भूमि बोलते हैं। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान का शहर है, ईरान देश का रामसर, वहां पे रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था। और ये क्वेश्चन विद रेस्पेक्ट टू यूपी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा रामसर साइट अब भारत में यूपी में है। ठीक है, पूरे भारत में 49 रामसर साइट अब हो गए हैं, रामसर स्थल, और सबसे ज्यादा इनमें 10 यूपी में है। तो मेरा क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे के दिन हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, जो हमारे लेबर मिनिस्टर भी हैं, श्रम मंत्री भी हैं, उन्होंने बखीरा वन्य अभ्यारण्य, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रामसर स्थल डिक्लेयर किया। ये कहाँ पे है? बखीरा पहले पक्षी विहार भी था, फिर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी था, तो ये कहाँ पे है? ये संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये रामसर साइट अभी अभी बना है। एक बखीरा और एक गुजरात के जामनगर में है झील, जिसको बोलते हैं खिजड़िया। ये एक ही दिन दोनों रामसर साइट डिक्लेयर किए गए थे, बिल्कुल लेटेस्ट। ठीक है, तो यूपी में अब कितने रामसर साइट हो गए हैं? यूपी में 10 रामसर साइट हो गए हैं। तो 10वां कौन सा है? 10वां है बखीरा वन्य अभ्यारण्य, संत कबीरनगर जिले में। और अगर मैं पूछूं 9वां कौन सा था, तो 9वां था हैदरपुर, हैदरपुर झील। हैदरपुर झील जो है, हैदरपुर लेक, ये था 9वां। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए ये हैदरपुर झील कहाँ पे है, तो क्या आंसर है? ये बेसिकली हैदरपुर झील ये हस्तिनापुर वन्य अभ्यारण्य का हिस्सा है। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है मुजफ्फरनगर और बिजनौर के बॉर्डर पे आप कह सकते हैं, वहां पे है हैदरपुर। ठीक है, जो बिजनौर बैरेज आपने देखा होगा वहां पे मुजफ्फरनगर जिला और बिजनौर जिला दोनों में फैला हुआ है हैदरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हैदरपुर झील जो कि हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है। आपको बता दूं, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक बहुत ही खास कारण से न्यूज में था कि यूपी का पहला डॉल्फिन रिजर्व यहां पे बना है। डॉल्फिन को बचाने के लिए यूपी का पहला डॉल्फिन रिजर्व हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही बना है। और भारत की सरकार ने अभी अभी यह भी अनाउंस करा है कि 5 अक्टूबर का जो दिन है वो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा, नेशनल डॉल्फिन डे। क्या यूपी में कोई डॉल्फिन मिलती है? यूपी में आपको जो गैंगेटिक डॉल्फिन है वो जरूर मिलेगी। गैंगेटिक डॉल्फिन गंगा और चंबल नदी में पाई जाती है। गैंगेटिक डॉल्फिन गंगा और चंबल नदी 2 जगह पे मेनली मिलती है। इनफैक्ट एक नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यूपी, एमपी और राजस्थान 3 जिलों के बॉर्डर पे, वहां पे नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और यूपी में 10 रामसर साइट कौन से हैं, तो वो यहां पे मैंने लिख दिया है। अपर गंगा रिवर, ब्रजघाट से नरोड़ा तक का जो गंगा नदी का स्ट्रेच है, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, सैंडी बर्ड सेंचुरी हरदोई, समासपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली, सामान बर्ड सेंचुरी मैनपुरी, पार्वती आरगा बर्ड सेंचुरी गोंडा, सरसाई नवार झील इटावा, सुर सरोवर लेक या कीथम लेक आगरा, हैदरपुर झील और अब बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी संत कबीर नगर। अभी अभी जो पुरातत्व विभाग है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने 45 लाख रुपए अलॉट करे हैं मनी पर्वत के रेस्टोरेशन के लिए। यानी उत्तर प्रदेश में जो मनी पर्वत नाम की जगह है उसको एक और बेहतर तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। आपको बताना है मनी पर्वत कहां पे है। तो मनी पर्वत 65 फुट की ऊंचाई पे है और ऐसा माना जाता है कि ये उस पहाड़ी का हिस्सा है जहां से भगवान हनुमान ने संजीवनी बूटी ली थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। और अयोध्या में है ये, यानी अयोध्या जिला, वहां पे है ये मनी पर्वत। अब इसको और ज्यादा अच्छे से एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और पुरातत्व विभाग 45 लाख रुपए का खर्चा वहां पे करेगा। अभी अभी एक भारत में बना हुआ परफ्यूम है जिसका नाम है विकास खन्ना बाय जिगा राना। यह लॉन्च किया गया न्यूयॉर्क में। तो ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से आता है ये परफ्यूम? ये मेड इन इंडिया परफ्यूम है और 14 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश में ये बना हुआ परफ्यूम न्यूयॉर्क में डिस्प्ले किया गया था आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत। ठीक है, तो इस परफ्यूम का नाम है विकास खन्ना बाय जिगा राना और ये कन्नौज से आता है। कन्नौज वैसे भी
परफ्यूम कैपिटल आप इसे बोल सकते हैं। कन्नौज के जो परफ्यूम हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ठीक है। और ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है ये कब शुरू हुआ था? ये 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था। कहाँ से? ये हुआ था साबरमती आश्रम, अहमदाबाद से शुरू प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और 75 हफ्तों तक चलेगा। तो 75 हफ्ते बाद है 15 अगस्त 2022, जब हमारी आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है ये 75 वीक्स के लिए शुरू किया गया था। और आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम कौन सी नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे ये है और गुजरात में है। यहाँ पे महात्मा गांधी का निवास भी था, महात्मा गांधी जी वहां रहा भी करते थे। तो आई होप ये क्लियर होगा। ये 12 मार्च 2021 से शुरू हुआ था। अभी अभी एक देसी सर्च इंजन बनाया है भारत टेक कंपनी ने। ये छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर में इनक्यूबेटेड कंपनी है भारत टेक। इन्होंने एक अपना देसी सर्च इंजन बनाया है। इसका नाम क्या रखा है? इस सर्च इंजन का नाम क्या है? जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट का, तो इसका नाम रखा है भारत टेक ने भारत सर्च। इसका नाम रखा है भारत सर्च। इनमें से कौन सा संस्थान है, कौन सा हॉस्पिटल है यूपी का जो पहला बना जिसने बच्चों का ऑपरेशन किया रोबोट्स का इस्तेमाल करके? तो ये करके दिखाया संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो लखनऊ में है। तो आंसर है ऑप्शन डी, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ। और अगर मैं पूछूं संजय गांधी नेशनल पार्क कहां पे है भारत में? संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है। इसको संजय दुबरी से कंफ्यूज मत करना। संजय दुबरी नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में, उससे कंफ्यूज मत करना। ये संजय गांधी है, वो संजय दुबरी है। बभानी याओ आर्कियोलॉजिकल साइट, बभानी याओ आर्कियोलॉजिकल साइट ये कहां पे है? यहां पे 20 फरवरी 2022 को जो है एक बहुत पुरानी सभ्यता थी, 4000 साल पुरानी, उसकी खुदाई की गई थी जो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, उसके द्वारा। तो यहाँ पे एक्सकवेशन की गई थी 2020 में। यहाँ पे एक बहुत पुराना मंदिर भी मिला है और 4000 साल पुराने बर्तन मिले हैं मिट्टी के कुछ, और 2000 साल पुरानी एक दीवार भी पाई गई है। एक बहुत पुराना शिवलिंग भी यहाँ पे पाया गया है। तो ये बभानी याओ जो है ये राजा तालाब तहसील वाराणसी में है। तो आंसर है वाराणसी। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव जब हुए, ठीक है, असेंबली इलेक्शन, तो वहां पे एक ग्रीन बूथ सेटअप किया गया था एपी सेन पीजी कॉलेज यूपी में। ये कौन से जिले में किया गया? ये उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन बूथ है। ग्रीन बूथ का मतलब यहां पे एकदम जीरो कार्बन उत्सर्जन होगा, जीरो कार्बन एमिशन। ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलित था। पहली बार एक ग्रीन बूथ सेटअप किया गया था एपी सेन पीजी कॉलेज, और ये लखनऊ में है। तो आंसर है लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 साल पूरे हुए अभी अभी किस चीज के? इनकी सेलिब्रेशन हुई थी 100 साल पूरे होने पे, उनको अटेंड किया गोरखपुर में यूपी में, और एक डाक टिकट भी जारी करी। तो ये चौरी चौरा जो कांड हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट बोलते हैं, चौरी चौरा गोरखपुर, वहां पे। तो ये इंसिडेंट हुआ था 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में, जो गोरखपुर जिले में आता है, जब कुछ आंदोलन कार्यकर्ताओं ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भाग ले रहे थे एक पुलिस स्टेशन जला दिया था। और इस हिंसक कांड के बाद गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको तुरंत वापस ले लिया था, क्योंकि उसमें काफी सारे जो पुलिस वाले थे वो मारे गए थे। तो चौरी चौरा इंसिडेंट के 100 साल पूरे हुए, क्योंकि 4 फरवरी 1922 को हुआ था और 4 फरवरी 2022 को इसके 100 साल पूरे हुए। उत्तर प्रदेश में कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाए हैं जिन्हें केमिकल आधारित कीटनाशकों के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया और फंगल इलनेस से बचाएंगे। कीटनाशकों की जगह उनके विकल्प के तौर पे यूज किया जा सकता है। ये आईआईटी कानपुर ने विकसित करे हैं। आईआईटी कानपुर। बायोडिग्रेडेबल मतलब होता है अपघटनशील, जो पर्यावरण का हिस्सा बन जाता है, अपने कणों में वापस टूट जाता है। केन और बेतवा नदी को अभी अभी जोड़ा जा रहा है। ये कौन से दो राज्यों को इससे फायदा होगा?
तो याद रखिए बुंदेलखंड को फायदा होगा मेनली केन और बेतवा के जोड़े जाने से। इसमें केन नदी का जो पानी है वो बेतवा में जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और केन और बेतवा ये दोनों ही नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि केन और बेतवा नदी को जोड़े जाने से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है उसे नुकसान होगा, तो वो है पन्ना टाइगर रिजर्व, जो पन्ना जिले में है मेनली। पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना जिला मध्य प्रदेश में है ये। यहाँ पे हीरों की खदानें भी हैं जिन्हें मझगवां माइंस बोलते हैं। तो 13 जिले हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जिन्हें फायदा होगा, जिनमें पन्ना, छतरपुर, दामोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, रायसेन, विदिशा और दतिया मध्य प्रदेश के हैं। और यूपी के कौन कौन से हैं? बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, इन्हें फायदा होगा केन और बेतवा नदी जोड़ परियोजना से। तो आंसर है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, मेनली बुंदेलखंड के इलाके को फायदा होगा। अभी अभी इनमें से कौन से प्रसिद्ध साहित्यकार हैं लखनऊ से जिनका निधन हो गया? ये एक साहित्यिक संस्था अजित परिषद के संस्थापक भी थे। तो याद रखिए इनका नाम था डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा, इन्हें सत्य भी बोलते थे प्यार से। डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा का निधन अभी अभी हो गया, लखनऊ से थे। इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा साहित्य भूषण सम्मान भी मिला हुआ था। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आने वाले भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ने अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया 16 फरवरी 2022 को। ये कहाँ पे आता है? तो ये भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है और 16 फरवरी 1952 को सेटअप किया गया था भारत की सरकार के द्वारा गन्ने की नई किस्म तैयार करने के लिए। और यूपी जो है वो गन्ना उत्पादन में भारत में नंबर 1 है, आलू उत्पादन में भी यूपी नंबर 1 है, दूध उत्पादन में भी नंबर 1 है, गेहूं उत्पादन में भी नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। और अब उत्तर प्रदेश सब्जी उत्पादन में भी बंगाल को पीछे छोड़ के नंबर 1 हो गया है। ये भारत सरकार की लेटेस्ट रिपोर्ट है। सब्जी उत्पादन में यूपी और फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश भारत के नंबर 1 रहे, सबसे बड़े उत्पादक राज्य रहे। अभी अभी किताब लिखी गई है फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस, ये किसने लिखी है? ये लिखी है अभिज्ञान प्रकाश ने, जो कि जाने माने एक पत्रकार हैं। फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस। कौन सा डिस्ट्रिक्ट वुमेन्स हॉस्पिटल है यूपी का जिसे कायाकल्प पुरस्कार दिया गया? नंबर 1 रहा ये। कायाकल्प पुरस्कार होता है जब अस्पताल की पूरी सूरत बदल जाती है, पूरा कायाकल्प, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तब्दीली हो जाती है। तो सबसे अच्छा वो करके दिखाया डिस्ट्रिक्ट वुमेन्स हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर ने। तो मुजफ्फरनगर का ये डिस्ट्रिक्ट वुमेन्स हॉस्पिटल पहले नंबर पे रहा, ललितपुर का दूसरे नंबर पे और मेरठ का वुमेन्स हॉस्पिटल तीसरे नंबर पे रहा। फर्स्ट प्राइज जब मिलता है तो 30 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाता है। तो आंसर है मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है? ये सरोजनी नायडू जी का जन्मदिन होता है। सबसे पहले तो ये याद रखिए, भारत की कोकिला बोलते थे सरोजनी नायडू को, क्योंकि इनकी कविताएं जो थी वो लोगों में बहुत ज़्यादा देश प्रेम पैदा करती थी। तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है सरोजनी नायडू? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी ये यूपी की। उस समय तो यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे। तो आंसर है 13 फरवरी। और एक चीज़ और बता देता हूँ, महात्मा गांधी जी की जो पत्नी है कस्तूरबा गांधी, उनका जन्मदिन हम मनाते हैं किस रूप में? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। अब आपको कमेंट्स में लिख के ये बताना है कि नेशनल सेफ मदरहुड डे यानी राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस ये कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? देखते हैं कमेंट में लिख के कौन बताता है। उत्तर प्रदेश की कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां पे एक फैमिली कोर्ट अभी अभी स्थापित किया गया है? फैमिली कोर्ट, अभी लगभग 189 ऐसे कोर्ट हैं यूपी में और अभी अभी ये फैमिली कोर्ट बना है लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में सौभाग्य योजना प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू करी थी 25 सितंबर 2017 को। 25 सितंबर को क्यों? क्योंकि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन होता है। किस रूप में मनाते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन? अंत्योदय दिवस। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन 25 सितंबर 2017 को लॉन्च की गई थी सौभाग्य योजना, जिससे हर गांव और हर जिले को हम बिजली से जोड़ सकें।
तो इसमें उत्तर प्रदेश किस नंबर पे रहा? पहले नंबर पे राजस्थान रहा। राजस्थान ने 1,23,682 घरों को जोड़ा बिजली से। और ये जो बिजली से जोड़ा, ये सोलर बेस्ड बिजली से जोड़ा, सौर ऊर्जा से। ठीक है, तो सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ सौर ऊर्जा की, टोटल की बात नहीं हो रही। राजस्थान पहले नंबर पे रहा। फिर छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे रहा, छत्तीसगढ़ ने 65,373। और तीसरे नंबर पे यूपी रहा, तो आंसर है यूपी थर्ड नंबर पे रहा। यूपी ने 53,234 घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ा। इनमें से किसे 32वां डॉक्टर हेजवार प्रज्ञा सम्मान दिया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से? तो ये मिलेगा डॉक्टर है नीरजा माधव। डॉक्टर नीरजा माधव काशी से हैं, तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया। और ये अवार्ड इन्हें बड़ा बाजार कुमार सभा लाइब्रेरी कोलकाता के बिहाफ पे दिया गया। ये 104 वर्ष पुराना साहित्यिक संस्थान है कोलकाता में। ठीक है, ये अवार्ड 1990 में शुरू हुआ था, 1990। और पहला पुरस्कार डॉक्टर श्रीधर वार्नेकर को दिया गया था, जो नागपुर के संस्कृत विद्वान हैं। और इस बार यह दिया गया बड़ा बाजार कुमार सभा लाइब्रेरी कोलकाता की तरफ से डॉक्टर नीरजा माधव को, जो काशी से हैं। अभी अभी उत्तर प्रदेश से कौन है जिन्होंने वर्ल्ड वॉकिंग चैंपियनशिप, जो ओमान मस्कट में होगी, उसके लिए क्वालिफाई कर लिया? इनका नाम है रेशमा पटेल, प्रयागराज से हैं। अंडर 20 वुमेन्स कैटेगरी में ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। एकमात्र लड़की हैं भारत से जो वर्ल्ड वॉकिंग चैंपियनशिप के लिए, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया। ओमान की राजधानी मस्कट में ये होगी। अभी अभी पहली बार डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। ये कौन से दो शहरों में करके दिखाया? यूपी में। तो ये करके दिखाया 100 किलोमीटर का एक सड़क है प्रयागराज और विंध्याचल के बीच में। तो आंसर है प्रयागराज और विंध्याचल। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक, इसका फायदा ये होगा कि बहुत ही सिक्योर संचार हो पाएगा। क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल करके एनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड मैसेजेस सेंड हो पाएंगे। तो एक बहुत ही सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये 100 किलोमीटर ऑलरेडी की गई प्रयागराज और विंध्याचल के बीच में। उत्तर प्रदेश के कौन से दो शहर हैं जहां पे टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी दो सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगा रही है 50 मेगावाट ईच के, यानी 50 मेगावाट के दो, टोटल 100 मेगावाट। तो एक लगेगा प्रयागराज में और एक लगेगा बांदा में। तो आंसर है प्रयागराज और बांदा। स्किल इंडिया ने आदर्श ग्राम स्किल कैंप लगाए सेमरा और यारना गांव में, यूपी में, जिससे लोकल फूड और सेवरी मेकर हैं उन्हें अपस्किल किया जा सके। तो ये कहाँ पे हैं ये दोनों गांव? ये दोनों गांव प्रयागराज में हैं। तो आंसर है प्रयागराज। आदर्श ग्राम स्किल कैंप आयोजित किए गए प्रयागराज में। अभी अभी लखनऊ की टीम आईपीएल में इंक्लूड की गई है, इसका नाम क्या है? तो दो नई टीमें आई आईपीएल में। एक अहमदाबाद की टीम है जिसका नाम गुजरात टाइटंस रखा गया है, और एक है लखनऊ की टीम जिसका नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स। और लखनऊ सुपर जायंट्स की ओनर कौन है? आरपीएसजी, आरपी संजीव गोयन का ग्रुप, वो ओनर है लखनऊ सुपर जायंट की। और गुजरात टाइटंस टीम की ओनर है सीवीसी कैपिटल नाम की कंपनी। इसी के साथ आईपीएल में टोटल 10 टीमें खेलेंगी 2022 में। अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2022 में उत्तर प्रदेश में ब्लॉकचेन पर आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च करी। ये वो दीक्षांत समारोह में गए थे, कॉन्वोकेशन सेरेमनी में गए थे। कौन से इंस्टीट्यूट की? ये इंस्टीट्यूट है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर की 54th कॉन्वोकेशन सेरेमनी थी, 54वां दीक्षांत समारोह था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की और यहां पर ब्लॉकचेन पर आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की। ठीक है, तो आंसर है आईआईटी कानपुर। अभी अभी कानपुर मेट्रो जो रेल प्रोजेक्ट बन रहा है, आप जानते हैं कानपुर में मेट्रो बन रही है। तो कानपुर में इस बनने वाली मेट्रो की पूरी जो लेंथ है वो कितनी होगी? और इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। याद रखिए, इस मेट्रो की जो लेंथ है वो होगी 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर होगी। और इसमें 2 कॉरिडोर होंगे। ठीक है, 2 कॉरिडोर, और 13 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगी ये।
32 में से 13 किलोमीटर ये अंडरग्राउंड होगी, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। टोटल खर्चा कितना आ रहा है मेट्रो को बनने में? 11,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा कानपुर मेट्रो को बनने में। इसमें 21 मेट्रो स्टेशन होंगे टोटल कॉरिडोर 1 में, और 8 मेट्रो स्टेशन होंगे कॉरिडोर 2 में, यानी टोटल 29 मेट्रो स्टेशन इसमें होंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने 9 किलोमीटर का जो रास्ता है आईआईटी कानपुर और मोती झील के बीच में, उसको ट्रेवल करके इसका इनॉग्रेशन किया था कानपुर में मेट्रो का। उत्तर प्रदेश में आपको बताना है कौन सा जिला है जहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नींव रखी। मेजर ध्यानचंद एक बहुत ही महान हॉकी के खिलाड़ी थे, हॉकी का जादूगर बोलते थे इन्हें, और इन्हीं का जन्मदिन हम 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे। इतना ही नहीं, भारत में जो सर्वोच्च सम्मान होता है खेल का, उसका नाम हमने बदलकर, पहले उसको राजीव गांधी खेल रत्न बोलते थे, अब उसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न बोलते हैं। तो 2 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने नींव रखी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये मेरठ में बनेगी। तो आंसर है मेरठ, राइट। और एक बात आपको और बता दूं, मेरठ से लेके दिल्ली तक भारत का पहला आरआरटीएस, मेरठ से दिल्ली तक आरआरटीएस शुरू हो रहा है। ये आरआरटीएस क्या होता है? जो जो दिल्ली से मेरठ तक स्टार्ट हो रहा है। तो आरआरटीएस एक स्पेशल टाइप का सिस्टम होता है, इसे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बोलते हैं। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, यानी एक तरह की रेलगाड़ी चलती है, सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होता है ये। तो दिल्ली से गाजियाबाद और गाजियाबाद से मेरठ, तो ये लगभग 82 किलोमीटर का जो रास्ता है सिर्फ 55 मिनट में पूरा करेगा। और इसमें जो ये रेल के डब्बे बन रहे हैं आरआरटीएस वाले, ये कहाँ पे बन रहे हैं? तो ये गुजरात में बन रहे हैं। एक जगह है जिसको बोलते हैं सावली, तो गुजरात के सावली में आरआरटीएस के डब्बे बन रहे हैं। ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इसमें 82 किलोमीटर दिल्ली से मेरठ सिर्फ 55 मिनट में ट्रैवल आप कर पाओगे। इसको बोलते हैं दिल्ली मेरठ आरआरटीएस, और बीच में गाजियाबाद होते हुए भी ये जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी अभी नींव रखी एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बिल्डिंग बनी है कमांडो ट्रेनिंग सेंटर देवबंद में। ये कौन से जिले में आता है? याद रखिए, ये आता है देवबंद में, जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अगेन वेस्टर्न यूपी की बात हो रही है यहाँ पे, सहारनपुर। तो सहारनपुर जिला है जहाँ पे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बना है, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर। और देवबंद जो है, यहाँ पे देवबंद इस्लामिक स्कूल है जिसके लिए मशहूर है। देवबंद इस्लामिक स्कूल सहारनपुर में फेमस है। तो 4 जनवरी 2022 को योगी आदित्यनाथ जी ने नींव रखी इस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की। नेशनल हाईवे इनमें से कौन सा बन रहा है जिसमें भगवान बुद्ध का जो बर्थ प्लेस है लुम्बिनी में, उसको वाराणसी और सारनाथ के साथ जोड़ा जाएगा? ये नया प्रोजेक्ट है NH233, नेशनल हाईवे 233 की कंस्ट्रक्शन हो रही है। इसमें जो लुम्बिनी है उसे वाराणसी और सारनाथ से जोड़ा जाएगा। ये लुम्बिनी कहाँ पे आता है? ये कपिल वस्तु में आता है, ठीक है। और वाराणसी और सारनाथ भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, भगवान बुद्ध के जन्म से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? तो सारनाथ वो जगह है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था परम ज्ञान की प्राप्ति के बाद, तो वो सारनाथ में दिया था। और सारनाथ जो है वो बेसिकली सारनाथ वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भगवान बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई और बहुत सारी जगह हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुशीनगर है जहाँ पे उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, बोध गया है जहाँ पे उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वो सारी प्लेसेस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यूपी में कुछ नए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका उद्घाटन नितिन गडकरी जी ने किया। नितिन गडकरी अभी अभी 3 जगह पे गए थे यूपी में, कौशंबी, अयोध्या और बस्ती, 3 जिलों में गए थे। तो टोटल नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट यहाँ पे इनॉग्रेट करे उन्होंने 572 किलोमीटर के, और इनमें खर्चा आएगा 12,981 करोड़। तो ये कैसे कैसे किए इनॉग्रेट? सबसे पहले कौशंबी की बात करते हैं। कौशंबी में 6 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करे हैं, इनमें टोटल खर्चा आएगा 2,659 करोड़ रुपए। आपको बस ये याद रखना है कितने नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट करे हैं। कौशंबी में 6 करे हैं, अयोध्या फैजाबाद जिला यहाँ पे भी 6 करे हैं, और
एक्चुअली अब इसका नाम अयोध्या है, पहले इसे फैजाबाद जिला बोलते थे, अब इसे अयोध्या जिला बोलते हैं। सरयू नदी के किनारे है। तो 6 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट यहाँ पे इनॉग्रेट हुए हैं और बस्ती में 3। तो कौशंबी में 6, अयोध्या में 6 और बस्ती में 3। उत्तर प्रदेश में राम वन गमन मार्ग बन रहा है, तो आपको बताना है इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी। राम वन गमन मार्ग, याद रखिए इसकी टोटल लेंथ होगी 132 किलोमीटर और इसमें सरकार खर्चा करेगी 3300 करोड़। तो आंसर है 132 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछें कि राम वन गमन मार्ग जो है वो कहां से कहां तक बनेगा, राम वन गमन मार्ग कहां से कहां तक बनेगा, तो ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम वन गमन मार्ग बनेगा, मैं यहाँ पे डायग्राम में दिखाता हूँ, प्रतापगढ़ से शुरू होगा, फिर प्रयागराज जाएगा, फिर कौशंबी और फाइनली चित्रकूट। यानी प्रतापगढ़ से लेकर चित्रकूट, प्रतापगढ़ से चित्रकूट। अगर आप थोड़ा और डीप जाना चाहते हैं अगर आप थोड़ा और डीप जाना चाहते हैं तो प्रतापगढ़ जो है यहाँ पे कौन सी जगह है, तो वो है मोहनगंज। मोहनगंज यहाँ से स्टार्ट होगा वो, और उसके बाद वो जाएगा प्रयागराज होते हुए कौशंबी और वहाँ से फिर चित्रकूट। और चित्रकूट में कहाँ पे ख़त्म होगा, राजपुरा। राजपुरा में वो ख़त्म होगा, राइट। इसके अलावा एक जगह आपने सुनी होगी श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर धाम कहाँ पे है, तो श्रृंगवेरपुर जो धाम है वो प्रयागराज में है, राइट। तो ये श्रृंगवेरपुर भी जाएगा, यानी जब ये प्रयागराज जाएगा तो वहाँ पे श्रृंगवेरपुर में जाएगा। तो स्टार्ट होगा ये प्रतापगढ़ से, फिर प्रयागराज, श्रृंगवेरपुर, फिर कौशंबी और फाइनली चित्रकूट में खत्म होगा राजपुरा, और शुरू होगा ये प्रतापगढ़ में मोहनगंज से। रामवन गमन मार्ग जो बन रहा है ये कौन से नेशनल हाईवे का पार्ट होगा, तो ये भी अच्छा सवाल है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये नेशनल हाईवे नंबर है 731A। 731A। रामवन गमन मार्ग 4 फेजेस में बनेगा, ठीक है, टोटल 4 फेजेस में बनेगा। ये इसका एग्जैक्ट रूट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और नेशनल हाईवे नंबर होगा 731A। टोटल 44 रिलीजियस साइट्स हैं रामवन गमन मार्ग में, जिनका संबंध भगवान राम के जीवन से कहीं ना कहीं है। तो टोटल 44 रिलीजियस साइट्स को ये आपस में जोड़ेगा। नितिन गडकरी जी जो हैं वो अभी अभी श्रृंगवेरपुर धाम गए थे, वहां पे उन्होंने नींव रखी। एक 6 लेन 1200 मीटर लंबा ब्रिज बन रहा है गंगा नदी पे। तो आपको बताना है श्रृंगवेरपुर कहाँ पे है। श्रृंगवेरपुर प्रयागराज में है, तो आंसर है ऑप्शन सी। और ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम गंगा नदी को क्रॉस कर रहे थे तो उन्होंने श्रृंगवेरपुर में उसे क्रॉस किया था, सीता माता और लक्ष्मण के साथ। इनफैक्ट श्रृंगवेरपुर का जो मेंशन है वो रामायण में भी है, जहां पे उसे निषाद राज जो थे उनकी कैपिटल बताया गया है। निषाद राज का जो साम्राज्य था, निषाद राज कौन थे, इनको किंग ऑफ फिशरमैन बोलते हैं, यानी मछुआरों का राजा बोलते हैं निषाद राज को। तो निषाद राज जो थे रामायण में, उनकी राजधानी श्रृंगवेरपुर को बताया गया है। उत्तर प्रदेश की क्या रैंक रही जो नेशनल वाटर अवार्ड हुए, इसमें बेस्ट स्टेट कैटेगरी में, यानी कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो दिए गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, उसमें जल संरक्षण के मामले में यूपी का रैंक क्या रहा। तो वाटर कंजर्वेशन के मामले में यूपी नंबर 1 रहा पूरे इंडिया में, तो यूपी को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है, और राजस्थान दूसरे नंबर पे रहा। तमिलनाडु जल संरक्षण के मामले में तीसरे नंबर पे रहा। राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद, क्या मुझे आप उनके गांव का नाम बता सकते हैं जो यूपी में है। इनके गांव का नाम है परौंक, और ये कानपुर देहात में आता है। कानपुर देहात में आता है, गांव का नाम है परौंक। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसे बेस्ट जिले का अवार्ड मिला नॉर्थ जोन में नेशनल वाटर अवार्ड में, यानी उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है जो जल संरक्षण के मामले में नंबर 1 रहा, तो वो है मुजफ्फरनगर। पूरे नॉर्थ जोन में मुजफ्फरनगर जो है वो नंबर 1 रहा। इसको मुजफ्फरपुर से कंफ्यूज मत करना। मुजफ्फरपुर बिहार में है, जो शाही लीची के लिए मशहूर है, ठीक है। तो कई बार
लोग मुजफ्फरनगर को मुजफ्फरपुर से कंफ्यूज करते हैं। मुजफ्फरनगर वेस्टर्न यूपी का एक जिला है और मुजफ्फरनगर जो जिला है वो यूपी में है, मुजफ्फरपुर जो है वो बिहार में है। तो आंसर है मुजफ्फरनगर। ये पूरे यूपी का बेस्ट, यूपी का ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ जोन का बेस्ट जिला रहा वाटर कंजर्वेशन के मामले में। मुजफ्फरनगर वैसे गंगा और यमुना के बीच में है, मतलब गंगा नदी और यमुना नदी के जो फ्लो का पाथ है उसके बीच में एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुजफ्फरनगर है। और यहाँ पे एक हिंडौन नदी भी बहती है और एक काली नदी जो है वो भी यहाँ पे फ्लो करती है। कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी अभी लॉन्च करा है, जो एक तरह से एक ब्रिज का काम करेगा? सिटीजन्स और स्किल्ड वर्कर रूरल और अर्बन एरियाज में जियो लोकेशन यानी भूस्थानिक सेवाओं का इस्तेमाल भी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करेगा। तो एक तरह से जॉब गिवर और जॉब सीकर दोनों को मिलाएगा। इसका नाम है सेवा मित्र। सेवा मित्र नाम का प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये अभी अभी लॉन्च किया है। तो सेवा मित्र आपकी कैसे हेल्प करेगा? अगर मान लीजिए आपको कोई भी सेवा चाहिए, जैसे आपको कारपेंटर चाहिए, ब्यूटिशियन, कुक या आया, घर में जो मेड आती है, प्लम्बर चाहिए, ड्राइवर वगैरह, तो सेवा मित्र प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे ऐसे लोग जो नौकरियां ढूंढ रहे हैं इन फील्ड्स में। और सेवा मित्र को जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है यानी कि श्रम और रोजगार मंत्रालय यूपी का, वो चलाएगा। इस पे आपको स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड प्रोफेशनल जो है वो मिल जाएंगे। अभी अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5 प्रेस्टिजियस अवार्ड जीते हैं ई गवर्नेंस। जो नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड हुए थे उसमें 5 अवार्ड यूपी को मिले हैं। तो किस किस चीज के लिए मिले हैं? तो इनमें एक सेवा मित्र के लिए मिला है, एक माइन मित्र के लिए मिला है, एक यूपी दर्पण डैशबोर्ड के लिए मिला है। यूपी दर्पण डैशबोर्ड क्या है? ये एक पोर्टल है जिसपे शिकायतों का निवारण हो सकता है यूपी के नागरिकों का। और यूपी का जो उच्च शिक्षा विभाग है उनके द्वारा सीएसआई एसआईजी ई गवर्नेंस अवार्ड जीता गया डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट और ऑनलाइन एनओसी, और जो नए कॉलेज खुलता है या नया कोई कोर्स स्टार्ट होता है उसके एफिलिएशन सिस्टम के लिए। तो ये 5 अवार्ड यूपी को अभी अभी मिले हैं, ई गवर्नेंस अवार्ड। तो सेवा मित्र तो मैंने आपको बता दिया। माइन मित्र क्या है? माइन मित्र एक प्लेटफॉर्म है मिनरल मैनेजमेंट के लिए, खनिज प्रबंधन के लिए। अगर किसी भी खनन की परमिशन चाहिए, लाइसेंस चाहिए, परमिट चाहिए, या कोई भी चट्टान है या कोई भी खनिज का कोई खान है उसका लीज चाहिए, तो वो सारी चीज़ें माइन मित्र पे हो जाती हैं। माइन मित्र पे आप कई तरह के अप्रूवल ले सकते हो, परमिट ले सकते हो, लाइसेंस ले सकते हो खनन क्षेत्र से रिलेटेड। तो ये 5 अवार्ड है, मैं रिपीट कर देता हूं। एक तो यूपी दर्पण डैशबोर्ड, माइन मित्र, सेवा मित्र 3, और बचे 2। तो एक है डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट और ऑनलाइन एनओसी, और एक है एफिलिएशन सिस्टम फॉर ओपनिंग अ न्यू कोर्स या न्यू कॉलेज। अभी अभी एक बहुत ही सीनियर एनडीटीवी के पत्रकार थे उत्तर प्रदेश से, उनकी डेथ हो गई। इनका क्या नाम था? ये एनडीटीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर थे, इनका नाम था कमाल खान। सो आंसर है ऑप्शन सी। इन्हें बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित अवार्ड रामनाथ गोयनका अवार्ड भी मिला हुआ था। रामनाथ गोयनका वही थे जिन्होंने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर शुरू किया था। और इन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड भी मिला था। अभी अभी एक बहुत ही जाने माने कथक डांसर हैं यूपी के, उनकी डेथ हो गई। इनका क्या नाम था? तो याद रखिए, ये कालका बिन दादिन घराना, लखनऊ घराना जो है, लखनऊ स्टाइल ऑफ कथक, वहां से थे। 83 साल के थे। ये थे पंडित बिरजू महाराज। इन्हें पद्म विभूषण भी मिला हुआ था। पद्म विभूषण सम्मानित बिरजू महाराज। और कथक जो है यूपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है। कथक को कथकली से कंफ्यूज मत करना। कथकली जो नृत्य है, कथकली और मोहिनी अट्टम, ये दोनों केरल के नृत्य हैं। कथक यूपी का है, उत्तर भारत का है वैसे तो, मेनली यूपी, और कथकली जो है वो केरल का है। अभी अभी कौन सा जिला है यूपी का जिसने मास्टर प्लान इनॉग्रेट करा है, मास्टर प्लान रिलीज करा है? तो ये है आगरा मास्टर प्लान। आगरा मास्टर प्लान अभी अभी रिलीज किया गया। और ये जो पूरा प्लान है इसमें एक ताज हेरिटेज एरिया बनाया जाएगा। ताज धरोहर क्षेत्र, कहां से कहां तक? ताजमहल और मेहताब बाग से लेकर राम बाग तक।
ताजमहल और मेहताब बाग से लेकर राम बाग तक एक ताज हेरिटेज एरिया बनाया जाएगा। तो पहली बार है कि आगरा मास्टर प्लान आया है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो ताज हेरिटेज एरिया बनेगा ताजमहल और मेहताब बाग से राम बाग तक, इसके 100 मीटर के रेडियस में कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते 100 मीटर के एरिया में। उत्तर प्रदेश के कितने बच्चे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2021 और 2022 के लिए? दोनों में मिला के, तो दोनों में मिला के 8 बच्चे हैं। 3 को मिला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए, अभिनव चौधरी, CS चौधरी और GR राय। और 2022 के लिए मिला है 5 बच्चों को, वयोम आहूजा, कुंवर दिव्यांश सिंह, चिराग भंसाली, मोहम्मद शोएब और मोहम्मद रफी। तो आंसर है इसका, टोटल मिला है 8 बच्चों को, तो आंसर है 8। लेकिन अलग अलग भी याद रखना है आपको। खैर बच्चों के नाम याद नहीं रखने, लेकिन यह जरूर याद रखना है कि 2021 में 3 और 2022 में 5 बच्चों को यह अवार्ड मिला था। उत्तर प्रदेश से कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया 2022 में? 2022 के लिए, तो 2022 के लिए पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया था पूरे भारत से। इनमें 2 यूपी के हैं, राधेश्याम खेमका और कल्याण सिंह। ठीक है, राधेश्याम खेमका जो गीता प्रेस है गोरखपुर में, उसके मालिक थे, वो उन्होंने शुरू की थी। तो इन्हें लिटरेचर और एजुकेशन के फील्ड में, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, और कल्याण सिंह यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे और भारत के 1-2 राज्य उनके गवर्नर भी थे कल्याण सिंह। तो इन्हें पब्लिक अफेयर क्षेत्र में मिला। तो आंसर है 2। और कितने लोग ऐसे हैं यूपी के जिन्हें पद्म भूषण दिया गया? तो पद्म भूषण जो मिला वो अगेन 2 लोगों को मिला, एक रशीद खान कला के क्षेत्र में और आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। इसी तरह से पद्मश्री, तो पद्मश्री यूपी से 10 लोगों को दिया गया। तो आंसर है ऑप्शन डी। ये किसको मिला? पद्मश्री पे इंडिविजुअली क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस आप टोटल नंबर याद रख लो, वो है 10। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि टोटल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? तो 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री। टोटल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार पूरे भारत में दिए गए 2022 के लिए। और पद्म विभूषण जिनको मिला है 4 लोगों को, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। 2 मैंने आपको बता दिए, राधेश्याम खेमका और कल्याण सिंह। इसके अलावा जनरल बिपिन रावत, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और प्रभा अत्रे जो है महाराष्ट्र से हैं, इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया। और ये यूपी के वो 10 लोग मैंने लिख दिए हैं वैसे जिन्हें पद्मश्री मिला, इनके नाम आप चाहें तो यहां पे देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश से कितने IPS अफसर हैं जिन्हें पुलिस मेडल मिला गैलेंट्री के लिए? पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जिन्हें दिया गया, तो ये भी राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो ये मिला प्रशांत कुमार को। प्रशांत कुमार ADG हैं लॉ एंड ऑर्डर यूपी, उन्हें ये रिपब्लिक डे के दिन दिया गया पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। तो आंसर है प्रशांत कुमार। और यूपी से कितने पुलिस वाले हैं जिन्हें प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस मिला? तो यूपी से 5 पुलिसमैन हैं जिन्हें प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस दिया गया। इनके नाम यहां पे लिख दिए गए हैं, टोटल इनकी संख्या है 5। और अगर मैं रिपब्लिक डे पर बात करूं तो टोटल पूरे इंडिया से 939 पुलिसमैन हैं जिन्हें गैलेंट्री मेडल या सेवा पदक दिए गए। इनमें टोटल 79 यूपी से हैं। तो 79 में मैंने आपको प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री बता दिया, एक को मिला, और ये एक कौन है? ये है प्रशांत कुमार। प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री बोलते हैं इसे, PMG। प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस 5 लोगों को मिला, जिनके नाम यहां पे लिखे हैं, विजय प्रकाश, श्रीपति मिश्रा, सुशील पांडे, मिश्री लाल शुक्ला और KC मिश्रा। और बाकी 73 जो है इन्हें मिला पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस। ठीक है, तो टोटल यूपी से 79 थे आउट ऑफ 939 जो पूरे इंडिया से थे। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो शंघाई सहयोग संगठन की कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल के तौर पे नॉमिनेट किया गया है? तो ये है वाराणसी यानी काशी। शंघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर बीजिंग में है और टोटल 9 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। 9th कंट्री जो इसका मेंबर बना है वो है ईरान। तो पहले 8 कंट्री इसके मेंबर थे, लेकिन अब 9 कंट्री इसके मेंबर हैं। शंघाई सहयोग संगठन।
कौन कौन से कंट्री मेंबर हैं इसके? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अब ईरान भी। इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर 2017 में बने थे। ठीक है, तो आंसर है वाराणसी। कौन सी योजना है जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू करी है? इसमें जो लोग हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे बास्केट वीवर, पॉटर, ब्लैक स्मिथ, मेजॉन टेलर, यानी कपड़े सिलना, हस्तशिल्प बनाना, पॉटरी वगैरह करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, जैसे इस तरह की ट्रेनिंग। तो इसका नाम है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। अगर कोई बाल काटने की ट्रेनिंग लेना चाहता है, बार्बर बनना चाहता है, हॉकर बनना चाहता है, जूते ठीक करना यानी कॉबलर, गोल्ड स्मिथ, लुहार या कुछ इस तरह का काम करना चाहता है, सुनार बनना चाहता है, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, हॉकर, रेहड़ी लगाना चाहता है, कोई किसी ठेला लगाना चाहता है, तो ये सबकी ट्रेनिंग मिलेगी। और ये ट्रेनिंग 6 दिन चलेगी और पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। ठीक है, इतना ही नहीं, 25% तक का लोन भी सरकार इन्हें दिलाएगी, जिससे वो अपना छोटा मोटा कोई काम कर सके। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देगी सरकार और 25% तक लोन भी उन्हें दिया जाएगा काम शुरू करने के लिए, और 6 दिन की ट्रेनिंग फ्री पूरी सरकार की तरफ से मिलेगी। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत यूपी में आप जानते हैं एक जिला एक उत्पाद योजना चल रही है। तो इसमें पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम के तहत यूपी का कौन सा प्रोडक्ट है जो अभी अभी अप्रूव किया गया है? तो ये है ब्रांड मधु मंत्र। ब्रांड मधु मंत्र, और ये बेसिकली शहद है। कहाँ का? सहारनपुर का। सहारनपुर का शहद जिसको मधु मंत्र के नाम से बेचा जाएगा, ये ब्रांड बनाया गया है एक जिला एक उत्पाद पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम के तहत। यानी हम इसमें क्या करेंगे? हम औपचारिकरण करेंगे जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं उनकी, तो उनकी मार्केटिंग करेंगे और उनकी ब्रांडिंग करेंगे। तो इसमें सहारनपुर जो है वहां का जो शहद है उसे मधु मंत्र के नाम से बेचा जाएगा। और ये काम कौन करता है? ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और इसमें साथ दे रहा है इनका नाफेड। और कौन कौन से ब्रांड हैं जो अभी अभी अप्रूव किए गए हैं? जैसे मधु मंत्र शहद सहारनपुर का है, इसके अलावा कश्मीरी मंत्र वहाँ का एक मसालों का ब्रांड है कुलगाम जम्मू कश्मीर का। राजस्थान के कोटा का कोरिएंडर यानी धनिया कोरी गोल्ड ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा है। गुड़गांव हरियाणा यानी गुरुग्राम, यहाँ का अमृत फल आंवला जूस अमृत फल के नाम से बेचा जा रहा है। इतना ही नहीं, गेहूं की बिस्किट हैं दिल्ली बेक्स के नाम से, और महाराष्ट्र के थाने का ब्रांड है सोमदाना। तो ये बेसिकली सोमदाना जो है ये मिलेट्स है एक तरह का। ठीक है, तो ये सारे ब्रांड तैयार किए गए हैं 6, इनमें से एक यूपी का है, वो है सहारनपुर का शहद। उत्तर प्रदेश का कौन सा संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, जिसने दुनिया का सबसे एडवांस्ड आर्टिफिशियल हार्ट बनाया है, जिसका नाम है हृदय यंत्र? हृदय यंत्र किसने बनाया है? तो ये आईआईटी कानपुर ने बनाया है। तो आंसर है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर का जो स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी है एसएमआरटी, उनके द्वारा ये बनाया गया है हृदय यंत्र। ये दुनिया का सबसे एडवांस्ड आर्टिफिशियल हार्ट, जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस बोलते हैं, वो है आईआईटी कानपुर के द्वारा। राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक लॉन टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट अभी अभी तैयार किया गया है यूपी में, कहां पर किया गया है? नेशनल लेवल सिंथेटिक लॉन टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट ये MNNIT इलाहाबाद यानी मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज, यहां पे ये स्थापित किया गया है। नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव ये अभी अभी चंद्रोदय मंदिर वहां पे मनाया गया। आपको बताना है ये मंदिर यूपी में कहां पर है। चंद्रोदय मंदिर है मथुरा में। तो आंसर है मथुरा। मथुरा में रिफाइनरी भी है जो काफी फेमस है, क्रूड ऑयल रिफाइनरी मथुरा। अभी अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने 4 गांव हैं, भवानीपुर, तेढ़िया, धाकिया और बिछिया, ये मिहिनपुरवा तहसील में आते हैं, नेपाल बॉर्डर के एकदम पास हैं। इन्हें रेवेन्यू विलेजेस डिक्लेयर किया है। ये कौन से जिले में आते हैं चारों गांव? तो ये आते हैं बहराइच में। बहराइच में आते हैं। और चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूं, बहराइच जिले में अभी अभी एक बहुत ही महान राजा हुए हैं भारत के, इनका बुत
उसका उद्घाटन किया गया था? किस राजा के बुत की बात हो रही है? इनफैक्ट उन राजा के जीवन पर अमीश त्रिपाठी ने पिछले साल एक किताब भी लिखी थी। कौन से राजा की बात हो रही है जिनका बुत लगाया गया बहराइच में? तो कमेंट्स में लिख के बताइए। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीत लिया, महिला एकल खिताब। ये बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में हुआ था। ये यूपी में कहां पर है बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम? तो ये लखनऊ में है। और पीवी सिंधु ने अभी अभी स्विस ओपन का खिताब भी जीता है। ये हैदराबाद से है, तेलंगाना से है पीवी सिंधु। अभी अभी एक गोट हेडेड योगिनी स्टैचू आप यहां पे देख सकते हैं। ये एक बहुत पुराना स्टैचू है। तो ये लंदन ने, इंग्लैंड ने भारत को लौटा दिया है। ये स्टैचू बकरी की सिर वाला एक योगिनी का स्टैचू है और ये उत्तर प्रदेश के एक मंदिर है, वहां से चोरी कर लिया गया था और फिर इसकी तस्करी करके ब्रिटेन ले जाया गया था। अब ब्रिटेन ने भारत को वापस सौंप दिया है। आपको बताना है कि ये स्टैचू कौन से मंदिर से चोरी हुआ था, तो वो मैं आपको बता रहा हूं, लोखाड़ी मंदिर है ये। आपको बताना है ये मंदिर कहां पे है। ये मंदिर है गोंडा जिले में। तो गोंडा जिले में लोखाड़ी मंदिर से चोरी हुआ था गोट हेडेड योगिनी स्टैचू और इसको फिर लौटा दिया गया था। ठीक है, चलिए यहां पे एक सवाल पूछता हूं। पिछले साल एक स्टैचू है जो चोरी हो गया था, यूपी से ही चोरी हुआ था और उसको काशी विश्वनाथ मंदिर में फिर बाद में लगा दिया गया था या दोबारा स्थापित कर दिया गया था। वो स्टैचू कौन सा था और कौन से देश ने भारत को लौटाया था, ये भी आप कमेंट्स में लिख के बताइए। उत्तर प्रदेश की झांकी को बेस्ट स्टेट टैब्लो का अवार्ड मिला रिपब्लिक डे परेड में। तो इसमें क्या दिखाया गया था? उत्तर प्रदेश की झांकी में इस बार क्या दिखाया गया था? उत्तर प्रदेश का टैब्लो बेस्ट टैब्लो डिक्लेयर किया गया था और इसमें दो चीजें दिखाई गई थी मेनली, एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। पिछले साल अगर आपको याद हो तो पिछले साल अयोध्या में जो मंदिर बनेगा वो दिखाया गया था, लेकिन इस साल 2022 में एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम दिखाए गए थे। जो आरआरटीएस है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, उसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो उसकी जो लंबाई है वो 82 किलोमीटर है और ये दूरी सिर्फ 55 मिनट में तय करेगी आरआरटीएस। इसके डब्बे बन रहे हैं सावली, गुजरात में एल्स्टॉम कंपनी बना रही है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में यूपी पहले नंबर पे रहा। यूपी का कौन सा जिला पहले नंबर पे रहा, ये क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाता है हमारा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। इसमें 10,000 रुपये का लोन दिया जाता है स्ट्रीट वेंडर को, जिससे वो अपना बिजनेस चला सकें और अगर वो सही समय पे लोन को चुकाते हैं, ये गारंटी फ्री लोन होता है, तो उन्हें सब्सिडी भी मिलती है लोन के ऊपर। तो इसमें वाराणसी पूरे इंडिया में नंबर 1 रहा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में। और अभी अभी एक योजना और शुरू की गई है जिसका नाम है स्वनिधि से समृद्धि। स्वनिधि से समृद्धि जो योजना है वो उसमें डेटाबेस तैयार किया जाएगा। जो लाभार्थी हैं स्वनिधि योजना के, उनका पूरा डेटा तैयार किया जाएगा। और एक मैंने आपको जहाज बताया था जो डीकमीशन हुआ है, आईएनएस गोमती। अगर ये पूछें ये जहाज किस कंपनी ने बनाया था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। तो ये माजागों डॉक शिप बिल्डर बॉम्बे, उन्होंने ये बनाया था। ये था हमारा उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर कंप्लीट, जनवरी से लेके जून तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, मैं चाहता हूँ इसको आप अच्छे से देखें। आपके बहुत सारे एग्जाम यूपी के आने वाले हैं, लेखपाल परीक्षा, यूपी पीसीएस, यूपी टीईटी, यूपी में जो भी इंपॉर्टेंट भर्तियां हैं उनमें ये वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो अब अच्छे से देखा है तो आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, उत्तर प्रदेश में सिल्क एक्सचेंज कहाँ पर बन रहा है? राइट, ये पहला सवाल है जिसका आंसर आपको देना है। दूसरा ये कि उत्तर प्रदेश जो है राज्य है, वहाँ पर टोटल कितने नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं और कहाँ बन रहे हैं? फिर स्कूल चलो अभियान, उसकी शुरुआत कौन से जिले से की योगी आदित्यनाथ ने? राइट, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है जिसका नाम वशिष्ठ नगर रखा जा सकता है आने वाले समय में? तो और एक आखिरी सवाल चलिए और पूछ लेता हूं, उत्तर प्रदेश में भारत का पहला अमृत सरोवर कहां पे लगाया गया है? ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। उत्तर प्रदेश के बाकी वीडियोस में मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा। और अगर आप मुझसे डेली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो मैं यूट्यूब पर नहीं पढ़ाता हूं, मैं स्टडी IQ का जो ऐप है वहां पर पढ़ाता हूं। आप एक छोटा सा शुल्क देकर मेरा कोर्स खरीद कर मुझसे पढ़ सकते हैं। और
उसका जो लिंक है मेरे कोर्स का नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप अभ्यास हेतु इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ का लिंक दे दूंगा। तो देखते रहिए स्टडी IQ। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।